नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट पेपर है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में यहाँ आपको प्रश्न दिखाई देंगे और किसी भी माध्यम के अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुक जाइएगा, अदरवाइज आगे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए और इस पहले प्रश्न में लिस्ट बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर कोड तो बाद में देखेंगे, पहले लिस्ट में क्या दिया है वो देखते हैं। तो एक तरफ लेक्स के नाम दिए हैं यानी झीलों के नाम, और दूसरी तरफ उनकी जो रिलेटेड स्टेट्स हैं, मतलब वो किस राज्य में स्थित हैं या पाई जाती हैं, वो दिया हुआ है। मिलान करना है आपको। तो हुसैन सागर लेक है, भोजताल है, चंद्रताल है, भीमताल है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे दिया हुआ है। आप ये देखिए कि कौन सा किससे मिलान होगा और पूरा विकल्प भी देख लीजिएगा ये वाला। अब बताइए, और इसे अगर देखा जाए, इसमें जो मैचिंग है उसे करेक्टली अगर देख लिया जाए तो डी वाला हो जाएगा। मतलब ये पहले से ही मैच था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। हुसैन सागर तेलंगाना, भोजताल मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल और भीमताल उत्तराखंड, यही इसका सही मिलान होगा। तो इसीलिए हमने डी वाले को चुना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यहाँ फिर से लेक्स हैं, वुलर लेक है, चिल्का लेक है, बेम्बा नद है और चोलामू है। लेकिन यहाँ स्टेट आपको नहीं चुनना है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसके आगे लिखा हुआ है, इसमें मिलान नहीं किया है, मिलान आपको करना पड़ेगा। कुछ डाटा दिया हुआ है। भारत में सबसे बड़ी अलवणीय झील यानी बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अलवणीय का मतलब क्या है? ताजे पानी की झील जिसमें कि लवण न पाया जाता हो। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची झील यानी हाईएस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में, और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया मतलब भारत की सबसे लंबी झील। इस प्रकार से अलग अलग डाटा दिया है। तो कौन सी लेक से कौन सा मैटर मैच करेगा ये आपको देखना है, और नीचे जो विकल्प है उसे आप देख सकते हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, और उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। मतलब जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक, ये आप देख रहे हैं, और ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी जो अलवणीय झील है उसके तौर पे देखी जाती है। ये तो वुलर लेक का हो गया। उसके बाद ओडिशा में है चिल्का लेक और ये भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। बेम्बा नद है केरल में और ये भारत की सबसे लंबी झील है। जबकि सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में चोलामू झील है। ठीक है, चोलामू लेक ये लास्ट में दिया हुआ है, तो ये सिक्किम की है और भारत की ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, क्योंकि हिमालय का हिस्सा है और ये जो ऊंचाई है ये अच्छी खासी है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो लेक है वो चोलामू है। इसका जो लोकेशन है वो सिक्किम हो जाएगा और उसी आधार पर हमने डी को चुना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार? बोमडिला पास, पांगसाऊ पास या दीफू पास या नॉन ऑफ दीज। ये जो दर्रों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाला इसमें से कौन सा दर्रा है। दर्रों का काम ही ये होता है। दर्रा शब्द जो है ये द्वार से बना हुआ है या द्वार से बना हुआ है, मतलब उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। द्वार या द्वार जो होता है वो एक निकलने का रास्ता होता है, मतलब एक निकास का मार्ग होता है। मकान से आप निकलते हैं या मकान में प्रवेश करते हैं, तो यही हाल दर्रों का भी होता है। ये पर्वतों के बीच से एक आने जाने का रास्ता होते हैं। अब इसमें से आप बताइए। तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जो पांगसाऊ दर्रा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट 1 को फिर लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। यहाँ पर कुछ दर्रों के नाम दिए और उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए हैं। तो मुलिंगला पास है, पीर पंजाल पास है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा भोरघाट पास है और रोहतांग पास है। इनको आपको मैच कराना है। महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और ये पूरा प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, विकल्प भी सामने। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें जरा सा गेस वर्क लगाएंगे तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भोरघाट, इसके अलावा थाल घाट, इस प्रकार के जो दर्रे हैं ये साउथ वाले हैं। और इनमें अगर आप देखें तो साउथ का एकमात्र महाराष्ट्र है, तो सी को आप 1 से मिला सकते हैं। अगर आप सी को 1 से मिला लेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होना चाहिए, आराम से आप चुन सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी पता हो तो भी। तो इस प्रकार के अच्छे वाले सीधे साधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है, इसमें भोरघाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र का हो गया। पीर पंजाल आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का है। रोहतांग हिमाचल में ही है और मुलिंगला जो है ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा नीतीला दर्रा जो है वो भी उत्तराखंड में। ऐसे काला पानी पर विवाद चल रहा है, ये सब बातें। तो सी वाले को हमने चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पासेस कनेक्ट लद्दाख विद तिब्बत? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाले कौन से इसमें से 2 दर्रे हैं? 2 है इनकी संख्या। कुल मिलाकर यहाँ 4 जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। चांगला पास है, लानकला पास है, इसके अलावा इमीसला पास है और बड़ा लाचा पास है। आप बताइए इसमें से कौन से 2 हैं?
क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करने वाले दर्रे। और इसे अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, मतलब चांगला पास और इनिसला, ये दोनों लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। चांगला पास और इनिसला ये दोनों लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एरिया, मतलब नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, इनको क्षेत्रफल के आधार पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जो अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी मात्रा वाला सबसे पहले रहता है और सबसे छोटी मात्रा वाला या जो सबसे कम अमाउंट वाला होता है वो सबसे लास्ट में रहता है। आरोही में इसका उल्टा होता है। तो आपको इसी क्रम में इनका जो क्षेत्रफल है उसको अरेंज करना है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर पूर्वोत्तर के राज्य, बताइए कौन सा अरेंजमेंट सही होगा। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि ये जो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला है, इस क्रम में इसे अरेंज करेंगे। मतलब मेघालय को इसमें आप देख रहे हैं, मेघालय का जो यहाँ पूरा विस्तार है या क्षेत्रफल आप कह सकते हैं वो 22,429 है। 22,429 स्क्वायर किलोमीटर में सब कुछ है। मणिपुर को अगर आप देखें, ये नीचे लिखा हुआ है, ये 22,327 है, थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद आप चले मिजोरम में, तो मिजोरम जो है वो इससे थोड़ा सा और छोटा है, 21,081 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। और नागालैंड सबसे छोटा है, इसका जो विस्तार है वो 16,579 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये इनका टोटल क्षेत्रफल है। तो इसके आधार पे आप आराम से अरेंज कर सकते हैं और डी वाला इसका सही है। याद रखिएगा यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर था। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो दिया हुआ है। पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। मतलब एक तरफ राज्यों के नाम है, दूसरी तरफ उनमें बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और गोवा दिया है। गारो लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज ऐसे दिया हुआ है। मिलान करके बताइए कहां पर कौन सी भाषा। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। डी वाला तो दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा आप ये देखिए, डी वाला भी दिख रहा है ऑप्शन। इसका सी वाला वैसे करेक्ट है। सी को अगर हम चुनते हैं तो इस क्रम में से मिला लेते हैं। मतलब देखिए त्रिपुरा जो है वहां पे बांग्ला भाषा यहाँ पे बोली जाती है। हालांकि बंगाल का पूरा एरिया जो है उसमें छोटी ही मात्रा में सही, लेकिन हर एरिया में बांग्ला भाषा चलती है। ये बड़ा क्षेत्र है और बंगाल का जो बांग्ला भाषा है उसका उद्गम भी वहीं से हुआ है, वहीं की भाषा ही है। तो त्रिपुरा में ये बोली जाती है। सिक्किम को अगर आप देखें तो सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। और मेघालय में चले जाइए तो गारो खासी जयंतिया से आप बहुत आराम से गेस कर सकते थे। और गोवा में कोंकण तट से आप इसका अंदाजा लगा सकते थे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो गेस वर्क पे भी सही हो जाती, बशर्ते थोड़ा सा पीछे से आपने बैकग्राउंड अपना क्लियर करके रखा है। देखिए इसके बाद अगला वाला प्रश्न संख्या 8 को देखिए। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें राजधानियां आपको मैच करानी है। कुछ राज्य हैं और कुछ जो है वो यूटीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी राजधानियां क्या है। दादरा नगर हवेली, मतलब दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसकी राजधानी आपको देखनी है। इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम और मेघालय करके दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन सी राजधानी जो है वो किससे मिलेगी। शिलांग, सिलवासा, कावारत्ती, आइजोल ऐसे दिया। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका जो दादरा नगर हवेली है उसका सिलवासा हो जाएगा, लक्षद्वीप का कावारत्ती ही है, मिजोरम का आइजोल है और मेघालय का शिलांग है। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। बी वाला हो जाएगा। इसमें इस हिसाब से अगर मैच किया जाए, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए पहले, ये देखिए दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मतलब इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइंस। मतलब बाउंड्री लाइन की जो लेंथ है उसके आधार पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो आरोही क्रम होता है उसमें अरेंज करना है। अर्थात सबसे कम वाला सबसे पहले रहेगा और सबसे ज़्यादा वाला सबसे बाद में रहेगा। तो भारत पाकिस्तान, इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो कितनी लंबी है ये पूछा जा रहा है। उसके बाद भारत नेपाल, भारत म्यांमार। तो आप मिलाकर देखिए, मतलब इसमें चेक कर लीजिए कि कौन सा सही होगा अरेंजमेंट। और इसको अगर देखा जाए तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा, पहला ये इसका सही क्रम है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा इसमें से होगी, मतलब 3,323। और भारत और नेपाल के साथ जो, मतलब भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर की है। म्यांमार वाला अगर आप देखें तो थोड़ी सी और कम है, यानी 1643 है। तो इसमें सबसे लंबी जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो उसी क्रम में आपको अरेंज करना था। तो सबसे छोटा वाला जो है वो सबसे पहले रखा जाएगा आरोही क्रम में, यानी म्यांमार के साथ, उसके बाद तब नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ। तो ये वाला क्रम सही। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे भारत भूमि की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। अब यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इंडो अफगानिस्तान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ दी है 109 किलोमीटर, 109 डूरंड रेखा। और भारत चीन के बॉर्डर की जो लेंथ है वो दी हुई है यहाँ पे 3,848। भारत भूटान के बीच में 699 और भारत बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी सीमा है तो 4,069 किलोमीटर दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 4 है, उसमें से कोई एक ही सही। और इसे अगर आप देखें तो भारत और भूटान वाला सही है। ये एकमात्र ऐसा डाटा है जो कि इसमें परफेक्ट है, बाकी जितने हैं सब में खराबी है, थोड़ा थोड़ा अंकों का अंतर है। मतलब 109 वाली जो यहाँ पे लाइन कही जा रही है, इसे ध्यान से देख लीजिए।
इसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है वो 106 किलोमीटर का है, न कि 109 किलोमीटर का। तो पहला वाला इसलिए गलत है। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर बना है वो 3488 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3848 दिया है, तो इसलिए ये भी गलत है। और भारत और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4096 जो इसको माफ कीजिएगा किलोमीटर में बॉर्डर है वो दिखाई देता है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4096 है, तो इसीलिए ये भी गलत है। सिर्फ भूटान वाला अकेले इसमें सही है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू जीरो लाइन? जीरो लाइन से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा ऑप्शन है? त्रिपुरा बांग्लादेश, सिक्किम नेपाल, मेघालय भूटान, अरुणाचल चाइना। बताइए जीरो लाइन किसके बीच के बॉर्डर को कहा जाता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो यहाँ के लिए भी चलती थी। मतलब रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, परिसीमन वाला काम हुआ था। तो उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था और एक पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था ये वही वाला पार्ट है जो कि बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के तौर पे अलग कर दिया गया, और उसी के ढाका वाले क्षेत्र में मुस्लिम लीग पनपती है और उसके बाद वो विभाजन की नींव वहीं से पड़ जाती है। तो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ऑड आप चुनिए। अब यहाँ पर वही बात आ गई, ऑड इसमें कैसे चुनिएगा? बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कुछ भारतीय राज्यों के नाम दिए। वैसे बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य जो हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें आप जानते हैं कि मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों ही हैं, चारों ही हैं। और उसके अलावा जो 5वां है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसमें इनकी लंबाई दी हुई है, मतलब कौन सा कितना क्षेत्रफल अपना शेयर करता है। तो 856 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ आप प्रश्न में देख रहे हैं 262 स्क्वायर किलोमीटर है, हालांकि इसको 263 होना चाहिए था। इसके बाद देखिए 180 स्क्वायर किलोमीटर है और 443 है। इसमें से ऑड कौन सा है? तो ऑड और इवन इसमें किस बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे? यहाँ एक ही सही है और बाकी जो है वो गलत है। तो इसमें एकदम से करीबी जो आंकड़ा है वो सिर्फ असम का है, बाकी जितने हैं उनका आंकड़ा एकदम से डिफरेंट है। तो इसीलिए सबसे निकटतम जो उत्तर है उसको चुनते हैं और हम बी वाले का चयन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। वो इनमें ऑड है, बाकी जितने हैं वो सब गलत दिए हुए हैं। सही क्या है? तो इसको अगर देखा जाए तो मिजोरम के साथ जो यहाँ बाउंड्री शेयर होती है या मिजोरम अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो वो 180 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ कितना दिया है? 856 दिया है। और मेघालय के साथ 443 है। पश्चिम बंगाल के साथ बहुत अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है, वो कितना है? 2217 इतना जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो 856 स्क्वायर किलोमीटर होगा, यहाँ कितना दिया है? 443। तो बाकी सभी गलत है, अकेले असम का सही है। हालांकि टू बी एग्जैक्ट ये 263 होता है। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ बोथ नेपाल एंड भूटान? इसमें से कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल और भूटान दोनों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं? तो ये बिहार और सिक्किम है, या फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड और बिहार है, और इसके बाद वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख रहे हैं और 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब नेपाल की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, इसमें आप उत्तराखंड को देखते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। उसके बाद भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, सिक्किम, अरुणाचल और असम का नाम आता है। तो इस हिसाब से हमने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान? मतलब इसमें से कौन सा राज्य जो है वो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? और प्रश्न के दूसरे भाग में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मतलब 2 अलग अलग राज्यों के नाम आपको चुनने हैं जो कि यहाँ अगर देखा जाए तो म्यांमार और भूटान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते। तो अरुणाचल सिक्किम है, मिजोरम अरुणाचल है, असम नागालैंड है और मणिपुर असम है। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा? और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जो सी वाला ऑप्शन है उसमें ये क्या कहा गया है? असम और नागालैंड। मतलब ये है कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम का नाम आता है। तो इस क्रम में हमने देखा। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट हैं और उसमें से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको चूज करनी है। तो सिक्किम क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। पश्चिम बंगाल क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है।
और जम्मू कश्मीर क्रमशः 3 देशों, ध्यान से देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर क्रमशः 3 देशों चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। या क्रम से अगर आपको देखना है तो अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। अब आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें वैसे तो उत्तरमाला में ये विकल्प दिया है कि इसमें जितने भी हैं वो सभी सही हैं, मतलब नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन चुन लें। लेकिन जो तीसरा वाला है वो सामयिक दृष्टि से गलत है, अब परिवर्तन हो चुका है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था पूरा, उसका विभाजन करके 2 यूटीज बना दी गई, एक तो जम्मू कश्मीर है और बड़ा वाला हिस्सा लद्दाख बन गया है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की जो बाउंड्री है वो चीन के साथ लगती है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री चीन के साथ नहीं लगती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी ऊपर के दोनों सही है। हमें गलत ही चाहिए था, तो केवल जो 3 का विकल्प है वो इसमें होना चाहिए था, और इसमें हमें कहीं भी जो है वो केवल 3 का विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। ओनली थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा तो इसमें सही माना जाएगा। केवल एकमात्र यही स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाले दोनों सही। आगे चलते हैं, प्रश्न का ढांचा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। प्रश्न संख्या 16 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बोला गया कि सतलज और काली नदियां, ये नदियों के नाम है, काली भी नदी का नाम है, तो इनके बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 16वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें तो कुछ भी सही नहीं है, जितने हैं वो सब के सब गलत हैं, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, नॉन ऑफ दीज, कोई भी इसमें सही नहीं। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो सतलज और काली नदी जो है उनके बीच का जो हिस्सा है, मतलब हिमालय का हिस्सा, उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, इसीलिए पहला वाला गलत है। यहाँ असम दे रखा है। और काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, यहाँ कुमायूं दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। और तीसरे वाले को आप देखें कि द पार्ट ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन रिवर द तीस्ता एंड दिहांग, मतलब तीस्ता और दिहांग रिवर्स जो है उसके बीच में सिचुएट करने वाला हिमालय का जो पार्ट है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, ऐसे दिया हुआ है, जबकि ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसीलिए तीसरा वाला भी गलत है, और इसीलिए हमने डी को चुना है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। और इस प्रश्न को आप देखकर समझ गए होंगे, इसमें जो ऊपर वाले दोनों हैं वही गलत है, ये रिवर्सिबल हो गए हैं, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए। आगे चलते हैं, मतलब ये उस समय की बात हो रही है जब रेड क्लिफ रेखा जो है वो दोनों हिस्सों को, मतलब भारत का जो पूर्वी छोर था और पश्चिमी छोर था, वहां से पाकिस्तान को अलग करने के उद्देश्य से खींची गई थी। तो ये बांग्लादेश तो बाद में आज़ाद होता है, शुरुआत में ये पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। ये जो बाउंड्री है या बॉर्डर आप कह सकते हैं वो रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखिए। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है, और चीन के साथ जो लगती है वो मैकमोहन है, डूरंड आप जानते ही हैं। गलत विकल्प का चयन इसमें करना है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है वो बिटवीन मालदीव एंड मिनिकाय, मतलब मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट जिसे आप कहते हैं वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। खंबात की जो खाड़ी है यानी गल्फ ऑफ खंबात वो दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। इसमें से गलत कौन सा है वो आपको चुनना है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, यह है क्वेश्चन नंबर 18, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ खंबात की खाड़ी नहीं होगा बल्कि मन्नार की खाड़ी होगा। मन्नार की खाड़ी जो है वो दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन ही इसमें इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही चाहिए था। जो 3 इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ आप ले लीजिएगा, मतलब यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सैंडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में है। माउंट डिवेलो जो है वो मिडिल अंडमान में है, यानी मध्य अंडमान वाला जो हिस्सा है वहां पे है। माउंट कोयोब को अगर देखा जाए या कोयोबो कहा जाता है तो ये ग्रेट निकोबार में है। और माउंट हैरियट जो है ये साउथ अंडमान में है। इनकी लोकेशन दी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इनकी लंबाई बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन ये हैं। अब इसमें से गलत कौन सा है, लोकेशन के हिसाब से गलत आपको चुनना है। और इसमें अगर आप देखें तो सी वाला सिर्फ गलत है, बाकी सब तो सही है। माउंट कोयोब की जो लोकेशन दे रखी है, असल में इसकी लोकेशन कहाँ पे है, साउथ अंडमान में, और यहाँ दिया है ग्रेट निकोबार, और इसकी लंबाई 460 है मीटर में। यहाँ सब कुछ है, मीटर में लंबाई है 460। तो ये वाला एकमात्र इसमें गलत है, ये साउथ अंडमान होगा न कि ग्रेट निकोबार, बाकी सब ठीक। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे इनकी ऊंचाइयां भी आ गई। तो सैंडल पीक जो है ये 642 मीटर की है। माउंट डिओवोली को अगर देखें तो ये 515 का है। माउंट हैरियट को अगर आप देखें तो ये 732 मीटर ऊंचा है। और माउंट थुलियर जो है वो 383 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से दिया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 3 गलत है, 1 सही है, और वो कौन सा है, वो हो जाएगा बी वाला। माउंट डिओवोली जो है वो एग्जैक्टली 515 मीटर ऊंचा है। बाकी जितने हैं वो सब गलत है। माउंट यहाँ पे अगर सैंडल पीक को आप देखें तो ये नॉर्थ अंडमान में है, अभी अभी आपने पीछे देखा है, ये 732 मीटर का है, 732 मीटर ऊंचा है, अच्छी खासी ऊंचाई है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। माउंट कोयोबो को आप देख लीजिए, साउथ अंडमान 460 मीटर इसकी ऊंचाई है।
यहाँ पे कोयोबो का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन पीछे हमने उसके बारे में देखा है। उसके बाद माउंट हैरियट का नाम आता है, तो ये साउथ अंडमान में है, 383 मीटर ये ऊंचा है, और यहाँ दे रखा है 732। जो सैंडल पीक की ऊंचाई थी वो यहाँ घुसा दी गई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 383 है। और माउंट थुलियर को अगर आप देखें तो ये 642 मीटर ऊंचा है। इसकी जो हाइट है वो 642 मीटर है। इस प्रकार से इनका पूरा डाटा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ डिओवोली का है, जिसे कि हमने चुना। इसके बाद 21 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें दो स्टेटमेंट है। भारत देश की जो दक्षिणी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में 6:45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरियां घटती जाती हैं जब हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है। मतलब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप जानिएगा, तो बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब आप इसमें से बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 21 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ये जो यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, मतलब इसकी लोकेशन दी है वो सही है। और आप जानते हैं कि जो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो पोल टू पोल खींची जाती हैं, और बीच में जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है, इक्वेटर वाला पोर्शन, वहां पे ये सर्वाधिक दूर दूर स्थित होती है, लेकिन अंत में पोल तक जाते जाते इनकी बीच की दूरी घटती रहती है। पोल पर ये सब आपस में मिल जाती है। जो पोल होते हैं, अर्थ की ऐसी पूरी स्ट्रक्चर है, तो उसमें ये इस प्रकार से जो ध्रुव होते हैं वहां पे मिल जाती हैं आपस में, इनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। और जो देशांतर रेखाएं, माफ कीजिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार की नहीं होती हैं, वो इक्वेटर के ही समांतर खींची जाती है। इक्वेटर खुद ही एक अक्षांश है 0 डिग्री, और उसी के पैरेलल खींची जाती है, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं। तो यहाँ हमने देखा 21वें को, और इसका सी सही था। इसके बाद 22वें को देखते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। तो यह भारत में, माफ कीजिएगा, यह उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसकी चौहद्दी दी हुई है, चौहद्दी मतलब चारों ओर की स्थिति। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि यह उत्तर पूर्व में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में, दिशाओं को बहुत ध्यान से देखिएगा, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर ये स्थित है इसके। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 4 स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ तो इसमें गलत है। और इसमें जो बीच वाले दोनों हैं यानी दूसरा और तीसरा, वही गलत है। ऊपर का जो पहला है और चौथा वाला लास्ट वाला वो एकदम सही है। मतलब उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। ठीक, लेकिन बीच वाला गलत क्यों हुआ? बीच वाला इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये उल्टा दे दिया है। मतलब उत्तर पूर्व में हिंदुकुश और सुलेमान नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है वो स्थित है। तो यहाँ उल्टा रिवर्स दे दिया है, और इसीलिए ये दोनों गलत हैं। तो जब इसमें दूसरा और तीसरा गलत है तो हम बी वाले को चुनते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भारत भूमि है या भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भूगोल के अकॉर्डिंग। और वैसे अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी बताने वाला उस समय न तो नेविगेशन का कोई सिस्टम था प्रॉपर, न ही कोई मैप वाला पूरा गूगल मैप का ऐसा होता था कि सैटेलाइट से सारी इमेजिंग की जा रही है और उसके बाद नक्शा ड्रॉ किया जा रहा है। ये सब काम नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। लेकिन उस समय का जो हमारा प्राच्य विज्ञान था उसके आधार पर देश की चौहद्दी निर्धारित की गई थी। और उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है विष्णु पुराण में, जिसे कि आप सुनते भी होंगे, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में बीच का जो भूभाग है, बीच की जो जमीन है, वही भारतवर्ष। और इसमें रहने वाले जितने नागरिक हैं वो भारतीय हैं, अर्थात भारत की संतान। तो इस प्रकार से ये श्लोक था और उसमें एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है। तो फिलहाल इसका हमें गलत चुनना था। तो गलत कौन सा है? सिर्फ दूसरा और तीसरा है, पहला और चौथा एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तथा भारत तो आएगा ही। मतलब इतने देश आते हैं। हम लोग कहते हैं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ भारत आएगा। ये छोटा मोटा महाद्वीप है और इसके अंदर बहुत सारे देश इस पूरी प्लेट में जुड़े हुए हैं। तो इसमें पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत आते हैं, ऐसे दिया हुआ है। सही आपको चुनना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका एंड भूटान आर द 2 आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन विच आर आवर नाइबर्स। मतलब ये दोनों जो हैं, श्रीलंका और भूटान, ये आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हिंद महासागर में लोकेट करती हैं और ये हमारे पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी तो हैं, लेकिन ये जो दिया हुआ है ये सही है या नहीं, ये आपको देखना है। उसके बाद श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। मतलब श्रीलंका जो है वो भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। जल संधि क्या होती है? ये 2 स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख रहे हैं
और इसमें जितना डाटा दिया है सब उटपटांग तरीके से और उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी सही नहीं। सही क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखें तो जो देश आते हैं उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। यहाँ पर आप देखें जरा तो म्यांमार का नाम घुसा दिया है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए? भूटान होना चाहिए, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद इसे जरा साफ कर लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर म्यांमार की जगह क्या होना चाहिए था? भूटान होना चाहिए था, तो पहला वाला गलत है। दूसरे वाले को देखिए तो श्रीलंका और मालदीव ये हिंद महासागर में ऐसे दो आइलैंड कंट्रीज हैं या द्वीपीय देश हैं जो कि भारत के नाइबर्स हैं। तो यहाँ पर ये भूटान दे दिया है जो कि हिमालयी क्षेत्र का है, तो इसीलिए ये भी गलत है। उसके बाद ये जो तीसरा है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो आप कहिएगा कि ये तो सही है, और इसमें से हम कौन सा चुन रहे हैं? डी वाला चुन ले रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि सिर्फ तीसरा अकेले कोई विकल्प इसमें मौजूद ही नहीं है। ये सही तो है ही है स्टेटमेंट, लेकिन समस्या ये है कि अकेले 3 को इसमें सही ठहराने वाला कोई भी विकल्प इसमें से मौजूद नहीं है। तो मजबूरी है डी को चुनना, नॉन ऑफ दीज, कि इन चारों विकल्पों में से कोई भी हमारे काम का नहीं है, इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही। आगे चलते हैं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ चूज करना है। 2 बड़े बड़े स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाई मालदा फाल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। मतलब पश्चिम बंगाल में जो मालदा भ्रंश है, मालदा फाल्ट है, वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और करबी एगलांग या कॉर्बी एगलांग जो पठार है, प्लेटू है, उसको छोटा नागपुर के प्लेटू से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिफोर इंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल लाइक महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। मतलब पूर्व की ओर बहने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो अब आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? बहुत आराम से इसमें से चुना जा सकता है। प्रश्न काफी अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब गलत चुनना था ना, तो पहला वाला तो सही है। ये जो दूसरा वाला है इसी में गड़बड़ी होती है। आप जानते हैं कि अरब सागर की ओर गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो प्राय एस्टुरी बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली यानी पूर्वमुखी जो नदियां होती हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ऐसा ये भौगोलिक संरचना के आधार पर होता है। चूंकि आप देखते हैं ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये जो दक्कन ट्रैप है इसकी ये ढलान है समुद्र की ओर, घाट यानी ढलान के तौर पे देखे जाते हैं। तो जो पूर्वी घाट है वो कटा फटा भी है और काफी लो स्लोप उसमें पाया जाता है, मतलब जो ढलान है वो धीमी है। और जो पश्चिमी घाट की ढलान है समुद्र की ओर यानी अरब सागर की ओर, वो तीखी ढलान है। तो वहां से नदियां सीधा गिर जाती हैं, तो वो ज्वार नदमुख यानी जो एस्चुरी है उसका फॉर्मेशन करती हैं। और डेल्टा बनाने के लिए थोड़ी समतल जमीन की आवश्यकता होती है, तो वो ज्यादा फॉर्मेशन होता है पूर्वी घाट की ओर। तो इसमें ये गलत दे दिया है, मतलब कह दिया है कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। चूंकि हमें गलत ही चाहिए था इसीलिए हमने बी का चयन किया है। और उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, और यहां से देखिए टोपी ही गायब है। टोपी का मतलब यह है कि प्रश्न का नंबर ही गायब है, तो ये 25वां है। ठीक है, कुल मिलाकर हमें स्टेटमेंट से मतलब था, तो 3 स्टेटमेंट है टोटल। पहले वाले में ये बोला गया कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और प्रसिद्ध डल झील पाए जाते हैं। किसके बीच में पाए जाते हैं? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण ग्लेशियर बटलोरो और सियाचिन ये कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। 2 ग्लेशियरों के नाम दिए हैं और इन्हें कहा है कि कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अरुणाचल हिमालय करेवा के लिए फेमस है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है, सही विकल्प कौन से है? प्रश्न संख्या 25 को आप देख रहे हैं और इसे साफ करके देख लीजिए। देखिए 25वां जो है इसमें अगर सही देखा जाए तो ऊपर वाले तो दोनों सही हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो तीसरा वाला है ये गड़बड़। अरुणाचल हिमालय करेवा के लिए नहीं फेमस है, ये कश्मीर हिमालय की बात हो रही है। यहाँ अरुणाचल देकर इसे गलत कर दिया है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी फेमस है, जो केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही विकल्प हमें चुनना था, तो पहला दूसरा सही है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में पासेस दिए हैं और लिस्ट 2 जो है उसमें रिलेटेड रीजन्स दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जोजिला पास है, बनिहाल पास है, फोटूला पास है और खारडुंगला पास है। खरदुंगला इसको कहा जाता है। और रिलेटेड रीजन में अगर आप देखें तो जास्कर रेंज है, द लद्दाख रेंज है, इसके अलावा द ग्रेट हिमालयाज रेंज है और उसके बाद पीर पंजाल रेंज है। आप ये बताइए कि कौन सा किस रेंज से मैच करेगा, मतलब कौन सा दर्रा किस श्रेणी में पाया जाता है, ये कहने का मतलब मिलान करके देखेगा और ये विकल्प यहाँ मौजूद है। इसे अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा ये इसकी मैचिंग हो जाएगी और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। मतलब बृहद हिमालय में जोजिला है, ये जो जोजिला है ये कहाँ है? ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद आप देखें तो पीर पंजाल जो है वो बनिहाल का हिस्सा है।
मतलब बनिहाल पीर पंजाल में स्थित है, ये कहना सही रहेगा। उसके बाद फोटूला दर्रा की अगर बात की जाए तो ये जास्कर रेंज में है, तो इसको पहले वाले की ओर पहुंचा दीजिए। बचता है खरडुंगला, तो उसको लद्दाख में घुसा दीजिए, काम हो जाएगा। इसका सी वाला सही है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में, मतलब हिमालय के किस हिस्से में पैगोंग सो और सोमुरिरी जैसी जो लवणीय झीलें हैं, मतलब खारे पानी की झील है, वो पाई जाती हैं। ये कौन सा हिमालय का पार्ट है? हिमाचल हिमालय है, अरुणाचल है, सिक्किम है, या इसमें से कोई नहीं है? तो आप भी जानते हैं कि इसमें से कोई नहीं है। यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन आपका मौजूद ही नहीं है, तो डी वाले को चुन लेते हैं, इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर सही कौन सा होगा? देखिए पैगोंग सो और सोमरीरी और इसके अलावा डल और वुलर, इस प्रकार की जो झीलें हैं उसमें से डल और वुलर झीलें जो हैं वो बिना लवण वाली होती हैं, यानी ताजे पानी की झीलें हैं। और पैगोंग सो और सोमरीरी जो है ये खारे पानी की यानी लवणीय झीलें हैं। ये सब कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय में है। और यहाँ पे कोई भी विकल्प ऐसा नहीं था, इसलिए हमने डी को चुना है। और ये देखिए 25वें की जो टोपी वहां से उड़ गई थी वो यहाँ नीचे आ गई, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं रह गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और इसमें ये दिया हुआ है कि कौन सी नदी किसको सहयोग करती है। तो काली रिवर, रावी रिवर, ये दोनों जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की है, ऐसे दिया हुआ है। मतलब काली नदी जो है और रावी, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? घाघरा की, ये दिया है। उसके बाद ब्यास रिवर और सतलज रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, मतलब ये इंडस रिवर को सपोर्ट करती है, उसकी सहायिका है। यमुना और घाघरा जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अब आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से गलत कौन सा है? यहाँ सही नहीं खोजना है, गलत खोजना है। इसका पहला ही गलत है, साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है। काली तो ठीक है, काली घाघरा को सपोर्ट करती है, नो डाउट, लेकिन रावी नदी जो है वो सिंधु को सपोर्ट करती है, वो घाघरा के पास कहाँ से आएगी? यहाँ डायरेक्शन ही एकदम डिफरेंट है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। बाकी सब एकदम सही है, ये दोनों एकदम परफेक्ट है। सिंधु को जो सहयोग करने वाली नदियां हैं उसमें आप जानते हैं कि रावी, ब्यास और सतलज ये मुख्य रूप से सिंधु को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? 2 ही स्टेटमेंट है। शिवालिक रेंज इज लोकली नोन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखिएगा, शिवालिक रेंज इज लोकली नोन एज, स्थानीय तौर पे जानी जाती है धौलाधर। धौलाधर के नाम से ये कहाँ जानी जाती है? हिमाचल में। और नाग टिब्बा या नाग टिभा के नाम से ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है वहां जानी जाती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ऑल द 3 मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंज एक्सटेंडिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंडिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर लोकेटेड इन उत्तराखंड हिमालय सेक्शन। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है? जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी। मतलब हिमालय की तीनों जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका विस्तार दिया हुआ है और साथ ही साथ शिवालिक रेंज के 2 नाम दिए। इसमें से जो गलत है वो आपको तलाशना है, और यह है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी पहला वाला इसमें गलत है, ऐसा कहा गया। पहला वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, दूसरा वाला सही है। दूसरे वाले में कोई समस्या नहीं थी। पहले वाले में दिक्कत क्या है? देखिए यहाँ पर शिवालिक रेंज दे दिया है, जबकि सही बात यह है कि हिमालय की जो तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तीनों मतलब यहाँ अगर आप देखें तो जो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और ये पूरा हिस्सा आता है, वो यहाँ पर संयुक्त रूप से धौलाधर हिमाचल में कहा जाता है और उत्तराखंड में नागटिभा कहा जाता है। यहाँ शिवालिक का नाम दे दिया है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरा वाला सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए था, तो हमने ए को चुना है। इसके बाद 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है वो दिया हुआ है। बृहत हिमालय की प्रमुख चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सुबनसरी नदी नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गहरे गार्ज से होकर गुजरती है। गार्ज और कैनियन ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, मतलब बनने का प्रोसेस और तरीका एक ही होता है। बस ये है कि पुराना गार्ज जो ज़्यादा अपर्दित हो जाता है और चौड़ा विस्तृत हो जाता है उसको कैनियन कहा जाता है। गार्ज जो होती है वो सकरी वी आकार की घाटियां होती हैं और ये खड़े किनारों वाली होती है, मतलब ढलान ज़्यादा होती है और इनकी चौड़ाई कम होती है, गहराई ज़्यादा होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इससे नदियां होकर प्रायः गुजरती हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों में कांगतू, नमचा बरुआ ये दोनों हैं, और सुबनसरी नदी जो है वो नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गहरे गार्ज से होकर गुजरती है। और कौमेंग, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिबांग और लोहित ये अरुणाचल हिमालय में बहने वाली मुख्य नदियों के तौर पर देखी जाती हैं। सही कौन सा है इसमें से? और इसमें अगर आप देखें तो कुछ भी सही नहीं है, जितने दिए हैं सब के सब गलत हैं, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे, देखिए अरुणाचल हिमालय जो है, अरुणाचल हिमालय का पूरा डाटा अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों में कांगतू और नामचा बरुआ शामिल है, और यहाँ दिया हुआ है बृहद हिमालय, तो इसलिए पहला वाला गलत है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी, नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी न कि सुबनसिरी, ये जो है ये गहरा गार्ज बनाती है। तो यहाँ गार्ज किसके द्वारा बनता है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। और कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं होना चाहिए था। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो कुछ न कुछ जो हेर फेर है उससे गलत है, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं।
इसके बाद 31 की ओर चलते हैं। तो 31 में फिर से आपको इनकरेक्ट खोजना है और इसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर में पूर्वी पहाड़ियों को पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां और मणिपुर पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है या उस तरीके से जाना जाता है। बराक मणिपुर और नागालैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। बराक एक नदी का नाम है, तो बताया गया है कि मणिपुर और नागालैंड की इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बाद साउथ की अगर बात की जाए तो पूर्वी पहाड़ियों को मिसो या लुसाई पहाड़ियों के तौर पे देखा जाता है। दक्षिण में पूर्वी पहाड़ियां जो है उनको मिसो या मिजो कहा जाता है या लुसाई के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप ये बताइए कि गलत इसमें से कौन सा है, गलत विकल्प की तलाश करनी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें गलत है और बाकी जितने हैं वो सही है। तो कैसे, देखिए पूर्वी पहाड़ियां यानी जो ईस्टर्न हिल्स कही जाती हैं उसमें अगर देखा जाए तो दे आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, इनको क्षेत्रीय नामों के आधार पर जाना जाता है। तो ये सिर्फ ईस्टर्न के साथ थोड़े ही होता है, ये तो पूरा जो हिमालयन रेंज है उसमें अलग अलग लोकल नेम आपको दिखाई देंगे। इसमें अगर देखा जाए इन नॉर्थ दे आर नोन एज पटकाई बूम, नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, और साउथ में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे मिजो और लुसाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो द बराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम। मतलब इसमें दो स्टेटमेंट तो पहले से ही सही है, लेकिन ये जो बीच वाला है यही गलत है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि बराक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम के बीच में, यहाँ मणिपुर और नागालैंड दे दिया है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है, बाकी दोनों एकदम सही है। तो हम बी का चयन करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मेघना नदी और बराक नदी, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मेघना नदी जो है वो बराक की सहयोगी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। और हरियाणा और पंजाब ये राज्य जो है ये सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का काम करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दोनों राज्य जो है हरियाणा और पंजाब ये सिंधु और गंगा के बीच में पानी के बंटवारे का काम करते हैं। और चिंदविन नदी जो है ये म्यांमार में बहने वाली इरावदी की सहयोगी है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख रहे हैं, द मेघना रिवर, मेघना एक नदी का नाम है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब फ्रॉम, यहाँ देख लीजिएगा, फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। और लास्ट वाले में कहा गया है कि द चिंदविन रिवर्स या चिंदविन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी रिवर फ्लोइंग इन म्यांमार। म्यांमार क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो इरावदी है उसकी ये सहयोगी। सही कौन सा है बताइए? 32। इसमें से कोई भी सही नहीं है, देखकर लग रहा है डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। कैसे? बराक नदी जो है वो मेघना की सहायिका है, ठीक, यहाँ उल्टा दे दिया है। मेघना को सपोर्ट करने वाली बराक है, मतलब मेघना जो है वो मुख्य नदी है, उसको सहयोग देने वाली कौन सी है? बराक है, ये छोटी है, तो उल्टा दिया है, इसलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद सेकंड को देखिए, हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है, पंजाब इसमें नहीं रहेगा, हरियाणा और दिल्ली जो है वो सिंधु और गंगा के बीच में पानी को बांटने का काम करते हैं। और चिंदविन रिवर जो है ये म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहयोगी है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें, ये म्यांमार में बहने वाली जो इरावदी नदी है उसको सपोर्ट करती है, ये बात सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें सही विकल्प अगर आप चुनेंगे तो अकेले 3 का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। यहाँ भी वही समस्या है जो पीछे के प्रश्न में थी, अकेले थर्ड ऑप्शन कहीं मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मजबूरी में हमें डी वाले को चुनना पड़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तार्किक तौर पर तो जो इसका तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन आंसर डी होगा। कैसे होगा वो आप जानते हैं। इसके बाद 33 को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सीमाओं के बारे में आपको यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं। तो दिल्ली रिज है और इसकी यहाँ पे मिलान आपको करना है। असल में दिल्ली रिज है, उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल हिल्स हैं, गिर रेंज है मतलब गिर की पहाड़ियाँ, और इलायची की पहाड़ियाँ जो यानी कार्डमम की हिल्स कही जाती हैं वो मौजूद है। अब इनकी डायरेक्शन दे रखी है, तो उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण ऐसे दिया हुआ है। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसे अगर देखा जाए जो पूरा पेनिसुलर प्लेटू है तो उसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, ये पहले से ही सही है। इसका जो मिलान है वो परफेक्ट है, मतलब उत्तर पश्चिम में दिल्ली, और ये जो पूरा क्षेत्र है मतलब कटक का देखा जाए तो अरावली विस्तार, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, इनकी जो लोकेशन है दिशा के हिसाब से वो कौन सी हो जाएगी? पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ गुजरात वाला क्षेत्र, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम जो हिल्स कही जाती हैं वो स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा पूरा है पेनिसुलर प्लेटू, उसकी सीमाओं का निर्धारण करती है, मतलब ये रेंज जो है ये बॉर्डर बनाती है कि ये वाली जो चौहद्दी है ये पेनिसुलर प्लेटू की पाई जाती। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 34 जो है यहाँ पे मौजूद है, इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज बॉर्डर्ड बाई वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, एंड द सतपुड़ा मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू, मतलब ये जो स्टेटमेंट लंबा चौड़ा शुरुआत में ही दे दिया गया, ये असल में किस चीज के लिए कहा जा रहा है, मतलब कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसके बारे में ये परिचय दे रहा है। तो नीचे दिया है द सेंट्रल हाईलैंड्स, द दक्कन प्लेटू, या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, या नॉन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा होगा बताइए? मध्य उच्च भूभाग है, दक्कन का पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, या इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें से आपको देखना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का वो हो जाएगा इसमें से बी वाला। बी का मतलब ये हुआ, देखिए
बी का मतलब ये हुआ कि ये दक्कन प्लेटू के बारे में कहा जा रहा है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल, इसके अलावा जो महादेव हिल्स हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं, वो स्थित है। इस प्रकार की इसकी लोकेशन है, मतलब पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, और उत्तर में ये सतपुड़ा, मैकाल और जो महादेव की श्रेणियां हैं उससे घिरा हुआ है। तो ये समोसे जैसी जो डिजाइन आपको दिख रही है, ये असल में क्या है, दक्कन का पठार है, जो कि त्रिकोणीय त्रिभुजाकार आकृति का है। इसको आप देखते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। इसका बी सही था। 35 वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। वेस्टर्न घाट को भी क्षेत्रीय हिसाब से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड केरला, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स इन तमिलनाडु। मतलब कहाँ पे किस नाम से संबोधित कर रहे हैं वो दिया है। तो महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी कहा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां पे अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियां जो हैं उसके तौर पे देखा जाता है। इसमें से कौन सा सही है? और इसका अगर आप देखें तो सिर्फ पहला वाला सही है, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, पहला वाला सही है केवल। जो लास्ट वाले दोनों हैं वो गलत दिए हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे जो नाम दिए गए हैं उसमें महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक और केरल नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरी कहा जाता है, और केरल वाला जो पूरा क्षेत्र है आसपास का भूभाग उसमें अन्नामलाई और कार्डेमम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये दोनों जो नीचे वाला डाटा है ये गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है, और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। 36 की ओर चलते हैं। 36 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्वी और पश्चिमी घाट नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं, अच्छा नाम है, तो नल्ला मल्ला पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मतलब जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है जो कि दक्कन प्लेटू को पूरा आकार देते हैं दोनों तरफ से, वो अंत में जाकर मिलते कहाँ पे हैं, नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं वहां पे मिलते हैं। और बनास नदी चंबल नदी की एकमात्र मुख्य सहायिका है, और इसका उद्गम जो अरावली क्षेत्र है, मतलब अरावली रीजन है, वहां पे होता है, पूर्व में अरावली क्षेत्र से होता है। दिशा भी दे दी। आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। इसमें दो स्टेटमेंट है, 36 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब इसमें दोनों ही गलत हैं, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। सही बात क्या है? तो आप जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। सत्यमंगलम जो बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपने सुना होगा, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और पूर्वी और पश्चिमी घाट का यहाँ पे मिलन होता है। उसके बाद बनास नदी को अगर देखा जाए तो ये चंबल की मुख्य सहायिका तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पश्चिम में ये अरावली से निकलती है, न कि पूर्व में। तो यहाँ दिशा गलत दी है। इसे अगर आप देखें तो यहाँ पे दिशा गलत दी है, और यहाँ पे अगर आप देखिए नल्ला मल्ला नहीं होगा बल्कि ये नीलगिरी हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन को हम चुनते हैं, दोनों गलत है। इसके बाद 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी पश्चिमी तट है, उसके विस्तार के बारे में जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ जो तट है, यानी काठियावाड़ तट है या कोस्ट आप कह सकते हैं, वो वाला। इसके बाद महाराष्ट्र में स्थित कोंकण तट, कर्नाटक और केरल में स्थित क्रमशः गोवा और मालाबार तट। इसमें से कौन सा आपका गलत होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, और इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, सब सही है। आगे बढ़ते हैं। मतलब उत्तर में गुजरात का जो तट है वहां से दक्षिण में केरल तक फैले हुए पश्चिमी तटीय मैदान को कुछ भागों में बांटा गया है। मतलब यहाँ पे कई पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो गुजरात अवस्थित जो कच्छ और काठियावाड़ का तट है वो इसमें आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोंकण वाला गोवा का क्षेत्र भी इसी में आता है। तो इसमें आप देख लीजिए कर्नाटक तथा केरल के साथ अवस्थित गोवा तट जो है वो किसको कहा जाता है, तो कर्नाटक और केरल के साथ अवस्थित। और उसके बाद मालाबार तट, तो ये सब लोकेशन है। वैसे आप उत्तरी सरकार और कोंकण तट ये सब देखते हैं तो वो मानचित्र का हिस्सा है, लेकिन इसमें से हमें चुनना था। तो ये दोनों ही सही है अपनी जगह, और दोनों नहीं बल्कि तीनों सही हैं, और तीनों सही हैं तो इसमें से कोई नहीं का विकल्प हम चुनते हैं, चूंकि हमें गलत चाहिए था। तो गलत इसमें से कोई नहीं। इसके बाद 38 को देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकामी का आयोजन प्रतिवर्ष पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। ये जो पुन्नामदा कयाल है इसमें इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वलामकामी। आप ये बताइए राज्य कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें से तो कोई राज्य नहीं है, जो नाम दिए हैं ना उसमें से कुछ नहीं। तो सही क्या है फिर? मालाबार तट की एक विशेष स्थलाकृति है जिसको कि कयाल कहा जाता है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे कयाल नाम की एक स्थलाकृति पाई जाती है, जिसे कि मछली पकड़ने के लिए इसको बैक वाटर्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो बैक वाटर्स है। तो इसे मछली पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक झील नुमा या जलीय क्षेत्र बन जाता है जो कि समुद्र के पानी को अपने अंदर धारण करता है। तो इसको नौकायन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मछलियां भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। तो वर्तमान में यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो केरल में हर वर्ष जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली है, यानी नौका दौड़ इसको कहा जाता है। ये असल में क्या है, एक नौका दौड़ है जिसमें कि नौका कौन तेज चलाएगा और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ये इसमें डिसाइड होता है। तो उसका आयोजन पुन्नमदा कयाल में किया जाता है। ये बात, पुन्नमदा एक कयाल का नाम है, मतलब एक कयाल लेक है उसका नाम है। इस प्रकार से आपने देखा तो इसमें केरल का विकल्प ही नहीं था, इसीलिए हमने डी को चुना है।
आगे चलते हैं, 39 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इस प्रकार के प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है, यानी सेंट्रीपिटल पैटर्न के तौर पे इसे जाना जाता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायिकाएं उनसे समकोण पर आकर मिलती हों, मतलब उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उन्हें समकोण पे यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए सहयोग करती हूँ, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है उसको अरीय प्रतिरूप कहा जाता है, यानी रेडियल पैटर्न कहा जाता है। और जब नदियां सभी दिशाओं से बहकर किसी झील, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को जालिका नुमा प्रतिरूप कहा जाता है। मतलब व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन द लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज नोन एज ट्रेली पैटर्न। इस प्रकार से ये पैटर्न्स के नाम दिए, मतलब पैटर्न कौन सा किस प्रकार से होता है या कैसी उसकी संरचना होती है, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, इसके जितने भी विकल्प है वो मौजूद हैं। इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी तो सही नहीं है। यहाँ करेक्ट पूछा था और कुछ भी इसमें से करेक्ट नहीं। सही इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, वृक्षाकार नाम ही है तो पेड़ की शाखाओं जैसा होता है, उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। मतलब ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रेटिक पैटर्न। और उसके बाद जो दूसरा वाला इसमें पार्ट है उसमें आप अरीय प्रतिरूप यानी जो रेडियल पैटर्न है उसको देखते हैं। तो व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, मतलब कोई नदी जो है वो हिल से ओरिजिनेट होती है, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और वहां से फिर ढलान की ओर चारों दिशाओं में बह जाती है, तो इस प्रकार का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसको रेडियल कहा जाता है। और उसके बाद प्राइमरी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो फ्लो पैरेलल, मतलब यहाँ पे जितनी भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट द राइट एंगल। मतलब इसमें कुछ जो है वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और कुछ जो है वो सेकेंडरी होती है। तो जो सेकेंडरी वाली हैं वो समकोण पर आकर मिले, जो प्राइमरी वाली है वो इनके पैरेलल बह रही हो, तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है उसको यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? उसको ट्रेलिस पैटर्न के नाम से जानते हैं। मतलब जाली बन जाती है ना वहाँ पे। तो ये पूरा ढांचा है और इसमें जितना डाटा है वो सब गलत है, तो हम डी वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और ये 4 स्टेटमेंट है टोटल। इसमें ये कहा जा रहा है कि द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। मतलब एक नदी जो है वो विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है और ये जो क्षेत्र है इसको जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एन एरिया ड्रेन बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड वाटर शेड। मतलब ये जो पूरा एरिया होता है जिसमें कि नदियाँ और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके द्वारा उसे ड्रेन किया जाता है, तो इसे वाटर शेड कहते हैं, मतलब जल संभर कहा जाता है। उसके बाद द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। मतलब अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको भी अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 4th वाला स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। मतलब बड़ी नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है उसको नदी द्रोणी कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से गलत कौन सा है? कुछ ना कुछ तो गलत है, ऐसा नहीं है कि इसमें से सब सही होंगे। और इस 40वें प्रश्न को अगर आप देख रहे हैं तो इसका बी हो जाएगा। मतलब दूसरा तीसरा इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, पहला और चौथा जो है वो सही है। अच्छा, देखते हैं कि गलत क्यों है। तो देखिए, किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। मतलब एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें अगर आप देखें तो किसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है। यहाँ गलत दिया है, तो इसीलिए वाटर शेड और जो जल संभर वाला एरिया होता है उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन गलत है, इसीलिए हम चुनते हैं इसमें से कौन सा। यहाँ पे चूंकि हमें गलत चाहिए था ना, तो हम बी वाले को चुन लेते हैं। दूसरा और तीसरा इसमें गलत था, पहला और चौथा सही है। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड एट जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बातुरा हिमनद है, इसके अलावा खुर्दोपिन हिमनद है, हिस्पार है और चोलोलुंगमा है। ये जो ग्लेशियर्स के नाम दिए हैं इसमें से कौन सा जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है? तो जो स्थित है वो 3 होंगे, उनको भी आपको याद रखना है। खैर, इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी उत्तर जो है वो सही नहीं होता है। मतलब 41वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी सही नहीं है। मतलब बातुरा हिमनद जो है वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ ये पूछा जा रहा है ना कि कौन सा अवस्थित नहीं है, तो इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सभी जम्मू कश्मीर के ही हिस्से हैं। तो बातुरा हिमनद है, खुर्दोपिन है, हिस्पार है और चोलोलुंगमा है, ये सब J&K का हिस्सा है, तो इसे आपने देखा। इसके बाद 42 को देखते हैं। 42 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड एट त्रिशूल पीक ऑफ पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, मिलाम है, पिंडारी है, या इसमें से कोई नहीं। और 42 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें से अगर देखा जाए तो जो मिलाम ग्लेशियर है उसका नाम आता है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तरकाशी उत्तराखंड हिमालय का हिस्सा है। मिलाम ग्लेशियर की अगर बात की जाए तो ये जो पिथौरागढ़ की त्रिशूल चोटी है वहां का हिस्सा है, मतलब ये उत्तराखंड में ही है लेकिन लोकेशन दी हुई है। और पिंडारी को अगर आप देखें तो ये उत्तराखंड का नंदा देवी वाला जो हिस्सा है, मतलब कुमायूं हिमालय का ऊपरी पार्ट, वहां पे इसकी लोकेशन है। तो बी वाला इसका सही होता है। आगे चलते हैं। 43 को देखिए। 43 में ये कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ देयर कोस्ट लाइन।
जो इनकी कोस्ट लाइन है उसके आधार पे आपको इसे अरेंज करना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो महाराष्ट्र, आंध्र, केरल और तमिलनाडु इस प्रकार से दिया है, देख लीजिए। इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें जो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा है वो क्रम सही है। आंध्र प्रदेश को अगर आप देखें तो ये 973.70 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब इसकी जो कोस्ट रेंज है। और तमिलनाडु को अगर आप देखें तो 906.90 यानी करीब करीब 907, ये इसका हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 652 और केरल का देखें आप तो 569.70, इस प्रकार से क्रम है। तो हमने सी को चुना है। इसमें चूंकि अवरोही क्रम में अरेंज करना था, अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले रहेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? ये जो आंध्र वाला है ये सबसे ज़्यादा है, इसीलिए दूसरा इसमें पहले रखा गया। इसके बाद आगे चलते हैं, 44 को देखते हैं। 44 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करा के नीचे जो कोड दिए हैं उसमें से चुनना है। तो एक तरफ हिल्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया है। इसमें आप देख लीजिए, मांडो हिल है, उसके बाद आप शिवराय हिल्स को देख रहे हैं, डालमा हिल है और मिरी हिल है। तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल और महाराष्ट्र, ये राज्य की लोकेशन दी है। कौन सा किससे मैच करेगा देखिए, और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इसका सही क्रम हो जाएगा। मतलब ये है कि मांडो की पहाड़ियां ये आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, शिवराय की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में है, डालमा की पहाड़ियां ये झारखंड में है और मिरी की पहाड़ियां जो है ये अरुणाचल में। ये इनका सही क्रम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर मौजूद है। नेलोंग वैली है, मरखा वैली है, जुकू वैली है और इसके अलावा यूथोंग वैली, ये सब घाटियों के नाम है। और ये किस राज्य में स्थित है वो आपको इसमें से मिलान करना है। तो नागालैंड, सिक्किम और इसके अलावा उत्तराखंड है और लद्दाख है। ये सब राज्यों के नाम है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों मौजूद हैं इसमें। तो आप बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। प्रश्न पूरा आपके सामने है और इसे अगर देखा जाए तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये इसका सही क्रम है। नेलांग वैली जो है ये उत्तराखंड का हिस्सा है। मुरखा वैली या मरखा वैली जो है ये लद्दाख का हिस्सा है, मतलब J&K का ये पहले पार्ट था लेकिन अभी ये सेपरेट हो चुका है। उसके बाद आप देखें तो जूकू वैली जो है ये नागालैंड का पार्ट है और यूथोंग वैली जो है ये सिक्किम का पार्ट है। ये इसकी मैचिंग है। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 46 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स हैं यानी बंदरगाह, पत्तन जिन्हें कहा जाता है, उनकी बात हो रही है। तो कौन सा प्रमुख पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है और कौन सा प्रमुख पत्तन जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? दोनों के नाम आपको बताने हैं। जो स्थित न हो उसका नाम आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसमें मुर्मू गोवा है, ये मुर्मू गांव लिखा हुआ है। मुर्मू गोवा है और विशाखापत्तनम है। न्यू तूतीकोरिन है, यहाँ आप देख लीजिए, न्यू तूतीकोरिन है और जवाहरलाल नेहरू है। जंजीरा और एन्नोर है। उडुपी और पारादीप है। इसमें से कौन सा होगा? और इसको अगर आप देखें तो बी वाला हो जाएगा, मतलब इसमें जो न्यू तूतीकोरिन और जवाहरलाल नेहरू वाला ऑप्शन है वो सही होगा। भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है उसमें मुंबई, कांडला, इसके अलावा मुर्मू गोवा यानी गोवा वाला क्षेत्र, ये सब है। और साथ में देखें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र वाला, जंजीरा भी महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है। ये सब होगा, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। और पूर्वी तट पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ विशाखापत्तनम सबसे प्रमुख है, आंध्र वाला, मतलब आंध्र प्रदेश का। हल्दिया है पश्चिम बंगाल का। पारादीप है ओडिशा का। एन्नोर है तमिलनाडु का। और न्यू तूतीकोरिन जो है इसका नया नामकरण भी अभी हो चुका है, तो तमिलनाडु का ये है, आपने देखा। आगे चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से अगर आप देखें तो बी वाला है। इसके बाद 47 को देखते हैं। 47 में ये कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ऑफशोर आइलैंड हैं इंडिया के, उनके संबंध में सही विकल्प कौन सा है। पिरम आइलैंड है, इसके अलावा भैंसला आइलैंड है, वाइपिन आइलैंड है और न्यूमूर आइलैंड है। इसकी लोकेशन आपको देखनी है, गंगा का डेल्टा, खंभात की खाड़ी, काठियावाड़, कोच्चि। कौन सा किससे मैच करेगा? 47 आप देख रहे हैं। और 47 को अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। जो पिरम द्वीप है या पिरम आइलैंड है ये खंभात की खाड़ी का हो गया, गल्फ ऑफ कॉम्बे। इसके बाद आप देखिए भैंसला द्वीप, अच्छा नाम है, तो ये काठियावाड़ का है। वाइपिन द्वीप को अगर आप देखें, वाइपिन आइलैंड को, तो ये कोच्चि का। और न्यूमूर आइलैंड जो है या न्यूमूर द्वीप आप कह सकते हैं, वो गंगा डेल्टा का है। इस प्रकार से हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो फुमडी जो है या फुमडी लिखा हुआ है, ये फुमडी होता है, ठीक। तो फुंडी जो है ये मणिपुर स्थित लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप होते हैं, तैरते हुए द्वीप होते हैं। उसके बाद मायनट जो है ये केरल में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसके तौर पे देखा जाता है। और पाट ये छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि जो रीजन है और लेक्स के बारे में दिया हुआ है इसमें से कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन यहाँ मौजूद है और इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। ये जो मालनाड आप देख रहे हैं ये केरल का हिस्सा नहीं है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का एक हिली एरिया है यानी पहाड़ी क्षेत्र है, बाकी सब सही है। जो फुंडी आइलैंड होते हैं ये वेटलैंड्स के तौर पे देखे जाते हैं। जो लोकटक झील है
वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इस पे एक डांसिंग डियर मिलता है जिसका नाम शंघाई होता है, ये वाला है। इसके बाद और एक चीज़ और है कि ये जो किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पे ये लोकटक लेक पाई जाती है, वो पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके बाद आगे चलते हैं, 49 को देख लेते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है आपको। एक तरफ राज्य का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो ट्राइब्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, किस राज्य में कौन सी पाई जाती है। तो कर्नाटक, यहाँ आप राज्य का नाम देखिए, कर्नाटक, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। कोरागा है, रियोंग है, टोटो है और सहरिया है, ये सब ट्राइब्स के नाम है। आप ये बताइए कौन सी किस राज्य में पाई जाती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि एक से ज़्यादा राज्यों में फैली होती हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से पाई जाने वाली की बात हो रही है। देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। मतलब ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ करना नहीं था, आमने सामने। कर्नाटक कोरगा या कोरंगा, उसके बाद त्रिपुरा में रियोंग, पश्चिम बंगाल में टोटो और राजस्थान में सहरिया, ये पहले से ही मैचिंग थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। गलत विकल्प का चयन करना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 2021 वाला आया नहीं है। डिजिटलाइज तरीके से होगा, मतलब डिजिटल जो मेथड है वो अपनाया जाएगा। जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें तो झोला लेकर जो संगणक लोग होते थे वो घूमते रहते थे, मतलब डायरी और पेन लेकर जितना भी डाटा होता था पूछ पूछ करके आपके पिता का नाम क्या है, आपके पिता के पिता के पिता का नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता था। तो वो सारे प्रश्न पूछकर उसको एक जगह नोट करते थे, फिर वो जो डाटा होता था वो सबमिट किया जाता था। ये काम पहले होता था, लेकिन अभी जो पेपरलेस वाला काम है वो चल रहा है। और वैसे भी कोविड का सीजन है तो भाई सब डिजिटल है। अब यहाँ पे आप पहले जो पुराना सेंसस है उसी को देखिए, 10 से 11 साल पुराना। इसमें ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड का सबसे विशाल जनजातीय समूह ये थारू जनजाति के तौर पर देखा जाता है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। और उसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे विशाल जनजातीय समूह जो है वो खैरवार है। और बिहार में अगर देखा जाए तो तीसरा सबसे विशाल जनजातीय समूह संथाल है। अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। 50 को पूरा आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो बी वाला जो है वो सबसे परफेक्ट है। गलत हमें चुनना था ना, तो जो दूसरा और तीसरा है वो दोनों गलत है। जो 2011 का सेंसस है उसमें थारू जनजाति को अगर हम देखें तो इनकी जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये यूपी में पाए जाते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इनकी जो तादाद है वो 91,342 है। बिहार में अगर आप देखें तो यहाँ इनकी जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। वो कितनी है, 1,59,939 है। तो ये सब जो पिछला सेंसस था उसी के डाटा पे आधारित है। मतलब यूपी का अगर आप देखें तो 1,05,291 के आसपास ये होता है। मतलब अभी इसमें परिवर्तन हुआ होगा, तो टू बी एग्जैक्ट ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,05,291। उत्तराखंड का अगर आप देख रहे हैं तो 91,342 और बिहार में अच्छा खासा है, मतलब 1,59,939। ये किस चीज़ की बात हो रही है, थारू जनजाति की बात हो रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो थारू है। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो थारू है, गोंड और खैरवार के बाद। गोंड सबसे सर्वोपरि, उसके बाद खैरवार, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन, तो थारू। उसके बाद बिहार का तीसरा सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है बिहार राज्य में वो थारू है, संथाल और गोंड के बाद। संथाल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गोंड, उसके बाद तब यहाँ अगर आप देखें तो थारू। ये क्रम है। और इसमें अगर हम देखें 50वें वाले को तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो दूसरा तीसरा हो जाएगा, जो कि गलत है। सिर्फ पहला वाला इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 को देखिए। निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा सरहुल त्योहार नहीं मनाया जाता है। सरहुल त्योहार जो है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तो उरांव, हो, मुंडा, ये 3 जनजातियों के नाम दिए हैं और डी वाले में कुछ है ही नहीं है। तो इसे अगर आप देखें 51 को तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। यहाँ अगर देखा जाए तो सरहुल जो फेस्टिवल है इसमें से कोई भी जनजाति नहीं मनाती है। सरहुल महोत्सव को उरांव जनजाति मनाती है, इसके अलावा हो जनजाति भी मनाती है और मुंडा जनजाति भी मनाई जाती है। यहाँ पर ये पूछा गया है ना कि त्योहार को कौन नहीं मनाता है, तो ये तीनों ही मनाती हैं। तीनों ही जनजातियाँ जो हैं वो इस सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं और इसीलिए इसमें से हमने नॉन ऑफ दीज को चुना है, क्योंकि इसमें से कोई भी जो जनजाति है वो ऐसी नहीं है जो कि इसे न मनाती हो। तो डी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो 52 में देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है आपको। यहाँ पे अंडी विवाह और ओपोर तीपी विवाह दिया है, जो कि संथाल जनजाति में, संथाल ट्राइब में फेमस है। बापला विवाह जो है ये हो ट्राइब में होता है और बहुपति विवाह जो है ये टोडा ट्राइब में होता है। इस प्रकार से मतलब जो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी ये वाला जो है ये टोडा ट्राइब का है। तो आप ये बताइए कि गलत विकल्प कौन सा है। बहुपति विवाह में जो स्त्री होती है वो एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, जैसे द्रौपदी। तो यहाँ देख लीजिएगा। और 52 को अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। इसमें गलत चुनना था ना, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। मतलब इसमें ये दोनों गलत हैं। कैसे गलत है, जो अंडी विवाह और ओपोर तीपी विवाह है ये हो जनजाति का है और यहाँ पे संथाल दे रखा है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। बापला विवाह को अगर देखा जाए तो ये संथाल जनजाति का है, इसीलिए दोनों ही गलत हो गए। सिर्फ जो तीसरा वाला है वो सही है और हम सी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, रिवर्स के नाम दिए हैं और पॉइंट ऑफ ओरिजिन दे रखा है। तो कोसी, रामगंगा, सोन और शारदा।
और ये इसकी जो उद्गम श्रेणी है या उद्गम स्थल है वो दिया हुआ है दूधा टोली श्रेणी, अमरकंटक का पठार, मिलाम हिमनद और गोसाईनाथ चोटी। आप ये बताइए कौन सा किससे मिलेगा। तो आप जानते हैं कि सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है, सोन नर्मदा ये दोनों ही अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। तो सोन को आप मिला लीजिए अमरकंटक से, यानी सी का पहला हो जाएगा, माफ कीजिएगा सी का दूसरा हो जाएगा। और सी का अगर दूसरा होता है तो इसका जो एक ही विकल्प है वो सही बैठता है। इसमें एलिमिनेशन वाला मेथड लगा के आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सी को आप 2 से मिलाइए और सी को अगर 2 से मिलाते हैं तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि वो वही एकमात्र ऐसा है जिसमें कि 2 जो सी वाला है उसके लिए 2 वाला विकल्प मौजूद है। इसमें सी वाला आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है उनको भी देख लीजिए उसी हिसाब से। कोसी नदी जो है ये गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। रामगंगा को अगर आप देखें तो दूधा टोली हो जाएगा, सोन का आप देख ही रहे हैं, और शारदा का क्या हो जाएगा, मिलाम हिमनद हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से जाकर मिलती है, और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो मंदाकिनी। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से सीधा ऐसे ही नहीं निकल आती, वो संगम होता है कई नदियों का, तब जाकर इस रूप में दिखाई देती है। तो इसमें आप देख रहे हैं सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन सा सही है तीनों में से? 54 और 54 को अगर आप देखें तो इसका तीनों सही है। मतलब इसमें देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर है 54 का वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। और आगे चलते हैं, सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लेंथ। लंबाई के आधार पर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी अवरोही क्रम में, माफ कीजिएगा आरोही क्रम में लगाना है। तो नर्मदा नदी है, महानदी है, कावेरी और तापी है। बताइए इसमें कौन सा किस क्रम में रहेगा। सबसे छोटा वाला सबसे पहले रखना है, सबसे लंबी जो लंबाई है या सबसे ज्यादा लंबाई है उसको सबसे बाद में रखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। नर्मदा की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 1312 है, किलोमीटर में सब कुछ है। महानदी को अगर आप देखें तो ये 857 है, छोटी है इसकी तुलना में। और कावेरी को आप देखिए तो उससे भी छोटी है, 800। और उसके बाद चलते हैं तापी की ओर, तो वो 724 की है। ये इसका क्रम। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसीलिए उलट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करिए। तो बारी दोआब है, रचना दोआब है, बिस्ट दोआब है और चास दोआब है। ये जो दोआब है ये किस नदियों के बीच में है ये आपको देखना है। तो बारी दोआब व्यास और सतलज के बीच में है, रचना जो है वो रावी और व्यास के बीच में है, विस्ट जो है वो रावी और चेनाब के बीच में है, और चास जो है वो चेनाब और झेलम के बीच में। आप ये बताइए गलत कौन सा है, 56 और 56 का इसमें से सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों जो ऊपर वाले तीनों हैं ये इसमें गलत है, ठीक है। जो लास्ट वाला है वही सही है। इसमें अगर आप देखें तो जो विस्ट दोआब है, इसमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है विस्ट दोआब व्यास और सतलज के बीच में, और यहाँ दिया है रावी और चेनाब। इसके अलावा बारी दोआब को अगर आप देखें तो ये रावी और ब्यास के बीच में है, और रचना जो है वो रावी और चेनाब के बीच में है। तो ऊपर वाले तीनों गलत हैं, सिर्फ चौथा इसमें सही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 को देखिए। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। नदी और सहायिकाएं दी हुई हैं। कृष्णा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना और हुगली है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है वो आपको देखना है। तो दामोदर, भीमा, कोपिली और केन, मतलब नदियां जो है वो इसमें बाईं ओर दी हुई है। लिस्ट 1 में दे रखी है। इसमें कृष्णा का नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है, यमुना का नाम है और हुगली का नाम है। इसको सहयोग करने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस साइड में दी हुई हैं। आपको देखकर ये बताना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। ये प्रश्न आपके सामने है और इसका पूरा रूप देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला है उसी हिसाब से इसको मिला लेंगे। मतलब कृष्णा जो है वो भीमा से मैच कर जाएगी, ब्रह्मपुत्र को मिला लीजिए कोपिली से, इसके अलावा यमुना को केन से मिला लीजिए और हुगली को दामोदर से मिला लीजिए। इस प्रकार से मैच होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है और उसके बाद सही उत्तर चयन करना है। तो लेह, विजयवाड़ा, बरेली और जमशेदपुर, यहाँ पर नदियों के नाम दिए हैं। सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर है, उसके अलावा कृष्णा रिवर, रामगंगा और यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी का नाम भी दिया हुआ है। तो आप मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसे अगर आप देखें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, 58 का। ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। ये आमने सामने मैच हो जाएंगे। मतलब लेह का सिंधु हो जाएगा और उसके बाद विजयवाड़ा का कृष्णा हो जाएगा, बरेली का रामगंगा हो जाएगा और जमशेदपुर का सुवर्ण रेखा हो जाएगा। तो हमने ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 59 को देखिएगा और 59 में ये बोला जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। यहाँ पे वांतावांग जलप्रपात यानी फॉल है, उसके बाद बरकाना फॉल है, नोहा कलाई जलप्रपात है या वाटरफॉल है और बाहेर पानी जलप्रपात है। इस प्रकार से। और ये किस राज्य में है, तो ओडिशा, मिजोरम, कर्नाटक और मेघालय, ये राज्यों के नाम दिए। मिलान करके आपको देखना है। प्रश्न पूरा आप देख ही रहे हैं। इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, उसी हिसाब से इसको मिलाएंगे। जो वांतावांग जलप्रपात है वो मिजोरम में है, बरकाना जो है वो कर्नाटक में है, नोहा कलाई या नोहा कलाई ये जो है जलप्रपात ये मेघालय में स्थित है और बाहेर पानी या बारेह पानी जो है ये ओडिशा में है। इसकी
इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ओडिशा में है, तो ये इसकी मैचिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 को देखिए, यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। तो कुंचिकल जलप्रपात ये वराही नदी पर बना हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती पर बना हुआ है, दूध सागर जो जलप्रपात है वाटरफॉल है वो कावेरी पर बना हुआ है, और धुआंधार नर्मदा पर स्थित है। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा, और वो कौन सा है? तो अगर आप देखें तो सी वाला ही गलत है, बाकी सब तो सही है। इसमें दूध सागर जलप्रपात ये कावेरी पर नहीं है, ये मांडवी नदी पर बना हुआ है। ये असल में कहाँ पे है? मांडवी नदी पे है, बाकी सब इसमें सही। इसके बाद 60वें के बाद 61वें प्रश्न को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब ये जो प्रोजेक्ट नीचे दिए हुए हैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको ठीक करनी है, वो भी ईयर्स के आधार पे, यानी जो इनका वर्ष है उसके आधार पे। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना है, बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना है और लाल पांडा परियोजना है। ये जितने भी प्रोजेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, वॉल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, टाइगर है मतलब टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट रेड पांडा है, इनका जो स्थापना का वर्ष या शुरू करने का वर्ष है उसके आधार पर अरेंज करिए, देख लीजिए। 61 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला है उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो गिद्ध संरक्षण परियोजना यानी वॉल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो 2006 का है, 2006 का है। बाघ परियोजना ये सबसे पुरानी है, ये 1973 की है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तुरंत बाद की। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो बाद का है, 1992 का है, तब भी 1992। और रेड पांडा वाला जो है उसको अगर आप देखें तो वो 1996 का है। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर है, इसीलिए इसके जो अच्छे वाले रिजल्ट है वो अब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी योजना को जब लागू किया जाता है तो उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी गिद्धों का संरक्षण 2006 से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए अभी कोई खास उसमें बढ़ोतरी नहीं देखी गई। धीमे काम होता है ना अपने देश में, तो यहाँ धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ नहीं रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन उसका असर कुछ समय बाद दिखाई देगा। बाघों की संख्या के मामले में हम अग्रणी हैं, तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद 62 को देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो बेतवा रिवर बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, इसके अलावा तुंगभद्रा बोर्ड है और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है। ये जितने भी बोर्ड और कमीशन यहाँ दिए हुए हैं, इनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर इन्हें अरेंज करना है आपको, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला ये इसका सही क्रम होगा। मतलब बेतवा नदी बोर्ड जो है वो 1976 का है, बेतवा रिवर बोर्ड जो है वो 1976 का हो गया। उसके बाद जल विज्ञान जो मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, उसकी अगर आप डेट देखें तो वो 1978 का है। सभी 90 वाले हैं, 1978 का हो गया। और तुंगभद्रा बोर्ड जो है ये 1953 का है, काफ़ी पुराना है। उसी क्रम में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है यानी गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, वो 1976 का है। ये इसका क्रम है। तो इसमें डेट वाइज भी अलग करना होता है, मतलब 1976 का है तो उसे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ और है कि थोड़ा सा जो करेक्शन है उसको कर लीजिएगा। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है वो 1976 का नहीं है बल्कि 1972 का है। ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, जो PDF है उसमें मिसप्रिंट था, मतलब जो आंसर की थी और उसी के आधार पे बोल दिया गया। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 1972 की है। मतलब बेतवा का हो जाएगा 76, जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है उसको अगर आप देखें तो 78, तुंगभद्रा बोर्ड की जो डेट है वो 53 वाली हो जाएगी, सभी 1900 में चल रहे हैं। और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है वो 1972 का है। यहाँ तक हमने देखा, तो इसका जो परफेक्ट क्रम होगा वो डी वाला होगा। इसके बाद 63 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 बोर्ड्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? स्पाइसेस बोर्ड, टोबैको बोर्ड, टी बोर्ड और रबर बोर्ड, इसमें से कौन से 2 जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेट करते हैं? तो इसे अगर आप देखें तो नॉन ऑफ दीज वाला ही चुनने में भलाई है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 2 पूछा जा रहा है। कोई एक पूछा जाता तो बहुत आराम से चुन लेते, तंबाकू वाले को, लेकिन 2 इसमें से केरल में हो सकते हैं, आंध्र में कहाँ से होंगे? मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड, ये दोनों ही कोच्चि और कोयट्टम, मतलब ये केरल का हिस्सा है। और तंबाकू बोर्ड को अगर आप देखें तो ये गुंटूर यानी आंध्र में पड़ता है एकमात्र। चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया। तो इसमें से कोई नहीं कोई चुनना हमारा एकमात्र विकल्प बचता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 64 को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड एंड एक्सटेंशन, ये जो है मतलब ये केंद्र है और ये कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर इसकी लोकेशन दी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये हैदराबाद में है। द सेंटर फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये जो है यानी वन उत्पादकता केंद्र की बात हो रही है, ये रांची में है। तो इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प मौजूद है। आप ये बताइए कि गलत कौन सा है? इनकी लोकेशन दे रखी है, वन आधारित आजीविका और विस्तार केंद्र है, वन जैव विविधता संस्थान है, वन उत्पादकता केंद्र है, और इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गलत हमें चुनना था तो 3 तो इसमें नीचे वाले सही है, लेकिन जो ऊपर वाला है वही गलत है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? ये अगरतला में है और यहाँ जोधपुर दिया है, तो अगरतला इसमें जुड़ेगा और पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 64 में हमने देखा कि आंसर ए था, इसमें भी आपको गलत ही चुनना है। नेशनल साइंस डे की डेट दी हुई है 28 फरवरी। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की जो डेट दी हुई है वो
21 मार्च है। अर्थ डे की जो डेट दी हुई है वो 22 अप्रैल है और इंटरनेशनल टाइगर डे ये 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। और आप जानते हैं कि 23 जुलाई को कोई विश्व बाघ दिवस मनाया नहीं जाता है। इसकी जो डेट है वो 29 जुलाई, तो ये डी वाला ही इसमें गलत है और गलत ही हमें चुनना था, बाकी सभी सही है, तो उनको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म यानी सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म ये करनाल में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स ये मथुरा में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स ये बीकानेर में है। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ये कटक में है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 66वां, कोई 2 या कोई 3 सही हो सकते हैं। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा दोनों इसमें सही है, लेकिन जो पहला और चौथा है वो गलत क्यों हो गया? क्योंकि केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है ये हिसार में है और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद में। तो लोकेशन यहाँ दोनों की करनाल और कटक देकर बेकार कर दिया है। बाकी ये दोनों सही है, हमें सही ही चाहिए था। तो सही अगर चाहिए था तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। इसमें सही विकल्प का फिर से आपको चयन करना है। तो कील एग्रीकल्चर या खील एग्रीकल्चर है जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा वॉलरा एग्रीकल्चर जो है वो राजस्थान में होता है। दीपा एग्रीकल्चर या दीपा कृषि जो है वो छत्तीसगढ़ की है। और कमान एग्रीकल्चर जो है ये अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये कृषि की पद्धतियां हैं। आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में कौन सी प्रचलित है। यहाँ सभी कुछ मिला हुआ है, उसमें से जो सही है वो आपको चुनना है। तो इसे अगर आप देखिए तो इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो तो ठीक है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चौथे वाले में इसमें दे दिया है आंध्र, जबकि ये ओडिशा में प्रचलित है। कमान कृषि जो है इसका प्रचलन आंध्र में नहीं है बल्कि ओडिशा में। तो हम सी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट वेराइटी ऑफ कॉटन? मतलब इसमें से जो नस्लें या किस्में दी हुई है कौन सी एक किस्म है जो कि कॉटन की वेराइटी नहीं है, यानी कपास की प्रजाति नहीं है। तो यहाँ अकोला का नाम दिया है, सुजाता है, सुवित विकास है और इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प मौजूद है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ भी इसमें से आपको सही नहीं मिलेगा। मतलब देख लीजिए, अकोला, सुजाता, सुवित विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं का अगर आप विकल्प चुनते हैं तो सब इसमें से जो विकल्प है वो गड़बड़ हो जाएंगे। कपास की मुख्य किस्मों को अगर आप देखें तो अकोला, सुजाता, सुविल विकास और लोहित यूपी ये आप देख रहे हैं। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसलिए डी वाले ऑप्शन को चुनेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो किस्में हैं वो सभी कपास से संबंध रखती हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कपास की किस्मों के नाम आप फिलहाल याद रखिए, इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे अकोला, सुजाता, सुविद विकास, इसके अलावा लोहित, ये सब क्या है? ये सब जितनी भी है ये कपास की अलग अलग उन्नत प्रजातियां हैं। इसके बाद मूंगफली के बारे में पूछा जा रहा है और सोयाबीन के बारे में। तो पहले सोयाबीन को देख लेते हैं, ये 68 था। 68 के बाद 69 को देखते हैं। तो सोयाबीन में ये पूछा गया है कि प्रमुख किस्मों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रा, कौशल, चित्रा 64 और धीरज 101। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, यानी कौन सी सोयाबीन की प्रजातियां होती। पूरा प्रश्न आपके सामने है, 69वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। मतलब इसमें सही कौन सा है? कोई नहीं। तो फिर सही क्या है? ये जितनी भी वेराइटी आप यहाँ देख रहे हैं, चंद्रा, कौशल, चित्रा 64 और धीरज 101, ये असल में सोयाबीन की वेराइटी नहीं है बल्कि एक और तिलहन है मूंगफली, उसकी ये वेराइटी, मतलब ग्राउंड नट की ये प्रजातियां हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद 70वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में गेहूं की और धान की वेराइटी इस प्रकार से पूछा है। तो धान की प्रमुख किस्मों के बारे में यहाँ पूछ लिया कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। देखिए, पैडी की किस्म में पहली सोनालिका दिया है, कल्याण सोना है, पूसा सिंधु गंगा है और पूसा बेकर है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है धान के रिस्पेक्ट में। और इसमें भी नॉन ऑफ दीज का ही ऑप्शन चुनना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये पैडी की नहीं है बल्कि वीट की। ठीक है, ये गेहूं की प्रजातियां हैं, तो गेहूं के तौर पे आप इनका जो नाम है उसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 71 को देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फरक्का बैराज ये हुगली रिवर पर बना हुआ है। इसके बाद मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये केरला से संबंध रखता है। और हरियाली योजना का संबंध जो है उसके बारे में दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजना है। तो आप ये बताइए कि ये जो 3 यहाँ पे अलग अलग चीजें दी हुई है इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा तो हो जाएगा, यानी हम ए वाले को चुन सकते हैं। लेकिन तीसरे वाले में समस्या है। तीसरे वाले में ये कहा गया है कि हरियाली योजना, तो हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए और जल संग्रहण के संदर्भ में जो प्रोत्साहन है उसको देने के लिए एक विकास संबंधी योजना है। इसका संबंध ग्रामीण विकास से नहीं है, पर्यावरण के विकास से हो सकता है। इसके बाद 72 को देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित नहीं है और सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो राजस्थान और नर्मदा है, मध्य प्रदेश और ताप्ती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और नर्मदा है, या नॉन ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और नर्मदा वाला जो ऑप्शन है वो सही। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसके जल का इस्तेमाल करने वाले कई सारे राज्य हैं। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना का जो निर्माण है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो विकल्प है वो कहाँ से आ जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके अलावा जो तीसरा राज्य है वो गुजरात है। ठीक, यहाँ पर गुजरात का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ और नर्मदा वाला जो विकल्प है, चूंकि इसमें ये पूछा था ना कि संबंधित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध इस पूरे मामले से नहीं है। छत्तीसगढ़ का संबंध सरदार सरोवर बांध की परियोजना से नहीं है, तो वो वाला विकल्प हम चुनते हैं। और सरदार सरोवर जो परियोजना है उसका निर्माण नर्मदा पर किया गया है। इसमें जो शामिल राज्य हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं ये शामिल। छत्तीसगढ़ इससे बाहर है और इसीलिए हमने सी का चयन किया। 73 को देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है जरा बताइए। और 73 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों गलत हैं इसमें, दोनों के दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं आइए देखते हैं। देखिए इंदिरा सागर, माफ कीजिएगा, नर्मदा परियोजना जो है, मतलब नर्मदा घाटी परियोजना की बात हो रही है। यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट हैं दोनों में समस्या क्या है? असल में नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित राज्यों के नाम में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये 3 आते हैं और यहाँ भाखड़ा नांगल से उन्हें जोड़ दिया है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। और भाखड़ा नांगल की अगर बात करें तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आप जानते ही इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का शेयर आता है। तो दिशा के हिसाब से भी आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते थे। और इसमें दोनों जो है वो उल्टा दिया हुआ है, मतलब जिन राज्यों को इधर होना चाहिए वो उधर दिए, तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 74 को देखें। 74 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंदिरा सागर डैम ये कावेरी रिवर पर बना हुआ है। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा पर बना हुआ है। और नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 74 को आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन जो इंदिरा सागर डैम के बारे में दिया है कावेरी, तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा पर बना हुआ है, न कि कावेरी पे। यहाँ कावेरी नहीं होगा बल्कि नर्मदा होगा, तो पहला गलत है, लेकिन हमें सही चाहिए था, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही होता है। 75 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पोंग डैम, ब्यास रिवर, मेजा डैम या मेजा बांध कोठारी रिवर, कालागढ़ डैम, रामगंगा रिवर और बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये झेलम नदी पर बना हुआ है, ऐसे दिया है। इसमें से कोई एक गलत है। गलत कौन सा है वो आपको बताना है, देखकर बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब पर बनी हुई है, न कि झेलम पे, और इसीलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत होता है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है। तो बाकी जो सही ऑप्शन है उनको भी देखना चाहिए। 76 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भारत विश्व में एल्यूमिना का सबसे जो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है उसके तौर पर देखा जाता है। मतलब इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ एल्यूमिना इन द वर्ल्ड। 4th लार्जेस्ट, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है उसमें कहा गया कि भारत विश्व में एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में फर्क है, रासायनिक दृष्टि से फर्क है, तो दोनों को एक मत समझिएगा। एल्यूमिना के मामले में चौथी पोजीशन पे है ऐसा कहा गया, और एल्यूमिनियम के मामले में ये तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बॉक्साइट के मामले में विश्व में इसका 5वां स्थान है उत्पादक के तौर पे, और विश्व में साधारण नमक का भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप ये बताइए कि गलत कौन सा है? कोई एक गलत है, 3 सही है इसमें, और जो बी वाला है वही गलत है। बी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि भारत विश्व में एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि तीसरा। इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड है। बाकी जो डाटा है वो सही है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद 77 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का पोटास के भंडारण के मामले में भारत में दूसरा स्थान है, पोटास रिजर्व के मामले में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्वार्टज और सिलिका के भंडारण में भारत में यानी पूरे देश भर में 7वां स्थान है। रॉक फॉस्फेट का जो भंडारण है यानी रिजर्व है उसके मामले में भारत में ये 4थे स्थान पे है उत्तर प्रदेश राज्य। और सिलीमाइनाइट या सिलीमाइनाइट आप कह सकते हैं, इसके रिजर्व के मामले में भारत में ये 3rd पोजीशन पे है। तो आप ये बताइए कि जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से गलत कौन सा है? ए वाला गलत हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का पोटाश के भंडार के मामले में जो पोजीशन दिया है असल में भारत में ये 3रे स्थान पे, और यहाँ दिया है दूसरा। भारत में पोटाश के भंडारण यानी रिजर्व के मामले में यूपी का जो पोजीशन है वो 3rd है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो आंध्र प्रदेश भारत में बेराइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ओडिशा भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, गुजरात भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, और छत्तीसगढ़ भारत में कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको चूज करना है। प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, और इसे अगर देखा जाए तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें गुजरात भारत में क्रोमाइट के मामले में पहले स्थान पर है, ये वाला जो है ये गलत है। ओडिशा भारत में क्रोमाइट के मामले में पहले स्थान पर है,
यहाँ गुजरात का नाम नहीं रहेगा बल्कि उड़ीसा का रहेगा, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। गलत चाहिए था और बाकी सब सही है। 79 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। टॉप 3 गुआवा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, मतलब अमरूद उत्पादक जो राज्य हैं, उसमें यूपी का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है और बिहार का नाम है। मतलब पहले पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड जो है वो बिहार है अमरूद उत्पादन के मामले में। और हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट को देखा जाए तो उसमें यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब का नाम आता है शहद उत्पादक राज्यों के तौर पे। और मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट को अगर आप देखें तो यूपी, आंध्र और बिहार का नाम आता है इसमें। मतलब सेकंड जो है वो आंध्र है और फोर्थ जो है वो, थर्ड जो है वो बिहार है। इसे हमने देखा। तो इसमें आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। इसका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं, क्योंकि पूछा जा रहा है ना कि गलत कौन सा है, तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। तो पोजीशन याद रखिएगा, 80वें में फसल दिया है और उत्पादन के मामले में जो प्रथम स्थान है जिलों के हिसाब से दिया हुआ है। यूपी के अंदर जो जिले हैं, तो कौन सा जिला किस मामले में पहली पोजीशन पे है वो दे रखा है। केला, बीन्स, लौकी और लहसुन, ये जो चीज़ें हैं मतलब खाद्यान्न है। खाद्यान्न तो नहीं कह सकते, इसमें फल और सब्जियों की जो कैटेगरी है वो आती है। और इससे संबंधित राज्य है तो गोरखपुर, मैनपुरी, आगरा और लखनऊ। मिलान करके आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो केला जो है इसके उत्पादन में यहाँ दे रखा है कि गोरखपुर पहले स्थान पर है। बीन्स के उत्पादन में मैनपुरी का पहला स्थान है, लौकी के उत्पादन में आगरा का पहला स्थान है और लहसुन के उत्पादन में लखनऊ का पहला स्थान है। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बी वाला हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसका सही है, लेकिन जो बीन्स और लहसुन का दे रखा है वही गलत है। बीन्स के मामले में लखनऊ है और लहसुन के मामले में मैनपुरी। बीन्स के मामले में कौन है, लखनऊ है, और लहसुन के मामले में मैनपुरी। ये इसका कनेक्शन होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 81 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? मतलब यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो कौन सी कंट्री इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं करती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको पास नहीं करता है, या उसको क्रॉस करके नहीं जाता है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जद में आती। आप देख लीजिए, यहाँ पे युगांडा और मोजाम्बिक दिया हुआ है। मतलब पहले वाले में ये पूछा जा रहा है ना कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती और मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। दो अलग अलग देशों के नाम आपको चुनने हैं। तो युगांडा और मोजाम्बिक का नाम है, बहामास और माली है, लीबिया और अल्जीरिया है, ओमान और नाइजर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, युगांडा और मोजाम्बिक। मतलब यहाँ पे युगांडा से होकर ये नहीं गुजरती है और मकर रेखा के बारे में देखें तो मोजाम्बिक से होकर ये गुजरती है। इस प्रकार से हमने देखा, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। इसके बाद 82 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है अलग अलग। मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम दिए हैं, उसमें किरिबाती, सोमालिया और चाड है। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित जो देश है उसमें बांग्लादेश, म्यांमार और नाइजर है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश है उसमें इंडोनेशिया, कांगो और गैबून है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, सी वाला हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा। मकर रेखा पर स्थित जो देश है उसमें मेडागास्कर, पराग्वे और बोत्सवाना आते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसमें मेडागास्कर, पराग्वे और बोत्सवाना आते हैं। यहाँ पर किरिबाती, सोमालिया और चाड का नाम दे दिया, इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया और यहाँ पे जो दूसरा तीसरा है वो सही है। तो इसीलिए हम चुनते किसको है, सी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 को देखिए। इसमें ज्वालामुखी और संबंधित देश के नाम दिए हैं, मिलान आपको करना है। तो वॉल्केनो को उसकी कंट्री से मिलाइए। माउंट किनालाबू है या किनाबालू इसको कहा जाता है। इसके बाद माउंट रेनियर है, माउंट पिनाटुबो है और माउंट सेनाबुंग है। फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया और इंडोनेशिया। कौन सा ज्वालामुखी किस देश से जाकर मिलेगा ये बताइए। और इसका जो बी वाला मिलान है वो सही है। नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी वाला इसका मतलब ये कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। अर्थात माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया का है। माउंट रेनियर को आप देखें तो ये यूएसए का हो गया। पिनाटुबो फिलीपींस का ही है और सेनाबुंग आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का है। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 को देख रहे हैं आप। इसमें ये कहा गया है कि सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वॉल्केनोज ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी। सक्रियता के आधार पे ये जो नीचे वॉल्केनोज दिए हुए हैं इसमें से सबसे ऑड कौन सा है वो आपको चुनना है। तो देख लीजिए नीचे नाम कौन कौन सा है। माउंट सेंट हेलेना है, इसके बाद किलायुआ है, स्ट्राम्बोली है और नया मुरागिरा है। इस प्रकार से दिया है, नया मुरागिरा इसका नाम है, अच्छा नाम है। तो आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है एक्टिविटी के आधार पे। तो इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि जो ये माउंट सेंट हेलेंस लिखा हुआ है यही एकमात्र इसमें ऑड है, बाकी सब एक जैसे। मतलब जितने और देख रहे हैं आप वो सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वर्तमान में एक्टिव हैं। उसमें किलायुआ का नाम आता है, स्ट्राम्बोली भी है। इसके अलावा जो नया मुरा गिरा है ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। लेकिन आप देखें माउंट सेंट हेलेंस को तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, काफ़ी समय से सोया हुआ है, लेकिन जब जगेगा तो विध्वंसकारी होगा, लेकिन अभी तक जगने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। इसके बाद 85 को देखते हैं। 85 में ये कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। माउंटेन और रिलेटेड कंट्री का नाम दिया है, विटनी माउंटेन या माउंट विटनी आप कह सकते हैं। इसके अलावा माउंट कैट्राब्रियन है,
इसके बाद माउंट मैकेंजी है, मैकिनले है, इसको आपको संबंधित देश से मिलाना है। तो नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया, कनाडा और स्पेन मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा, और ये नीचे ऑप्शन मौजूद है। इसे अगर आप देखिए तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला मिला लीजिए इसको। जो विटली पर्वत है या विटली माउंटेन है वो कैलिफोर्निया से जाकर मिलेगा। कैटराब्रियन जो माउंटेन है या पर्वत है ये स्पेन से जाकर मिलेगा। मैकेंजी कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है, और मैकिनले जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। यही इसकी सही मैचिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे विंडेड प्लेटू यानी जो पवनीकृत पठार होता है, पवन के द्वारा बनाया गया पठार, वो पाकिस्तान का पोटवार पठार है। मतलब पाकिस्तान का जो पोतवार या पोटवार प्लेटू है वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद गिरिपथ प्लेटू जो होते हैं यानी पीडमॉन्ट प्लेटू जिन्हें कहा जाता है, उसे अगर आप देखें तो जर्मनी का जो, यहाँ आप देख रहे हैं जर्मनी का जो प्रशिया प्लेटू है, प्रशा से प्रशिया बना हुआ है, तो प्रशिया प्लेटू जो जर्मनी का है वो इसका एग्जाम्पल है। ग्लेशियल प्लेटू को अगर आप देखें तो पैटागोनिया का प्लेटू जो साउथ अमेरिका में है वो इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद अंतर पर्वतीय जो पठार हैं उनको अगर आप देखें यानी इंटर माउंटेन प्लेटू की बात हो रही है, तो वो तिब्बतियन प्लेटू जो तिब्बत का है वो इसका एग्जाम्पल होता है। मतलब यहाँ पर एक तरफ कुछ पठारों की वेराइटी दी हुई है और उनके उदाहरण दे रखे हैं, तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। मतलब पहला और चौथा तो सही है, लेकिन जो दूसरा तीसरा है वो गलत है। इसमें पहला चौथा सही है, और चूंकि हमें सही चाहिए था तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फर्स्ट और फोर्थ। अब प्रश्न ये है कि दूसरा तीसरा इसमें गलत क्यों हुआ, गिरिपथ और हिमानी वाला, मतलब पीडमोंट और ग्लेशियल वाला। तो जो पीडमोंट वाला है उसमें साउथ अमेरिका का जो पैटागोनिया प्लेटू है उसका नाम आता है, और हिमानी वाला जो पठार है, मतलब हिमानी का मतलब ग्लेशियल प्लेटू वाला जो हिस्सा है, वो जर्मनी में प्रेशिया का पठार जो है उसके तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा दिया है, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखें। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ पे एक तरफ वैली और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी है। तो सेक्रेड वैली है, किंग वैली है, स्वात वैली है और एब्रो वैली है। मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, स्पेन और पेरू, इन्हें मिलाना है आपको। मिलान करके देखना है कि कौन सा किससे मिलेगा, और नीचे जो कोड दिया है उसके आधार पर चुनना है। तो इसमें अगर आप देखें तो सेक्रेड वैली जो है ये पेरू में स्थित है। यहाँ आप देख लीजिए, सेक्रेड को मिला लीजिए पेरू से, और किंग वैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, इसको आप ऊपर ले जाइए। उसके बाद स्वात आप जानते हैं ये पाकिस्तान में है, और एब्रो जो है वो स्पेन में है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा, परफेक्ट एकदम, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसी आधार पर हमने मिलाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 88। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू डेजर्ट एंड देयर लोकेशन। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट या मरुस्थल है, सिम्पसन डेजर्ट है और पैटागोनिया है। इनकी लोकेशन के आधार पे या अवस्थिति जो है उसके आधार पे इसमें से विषम कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसे अगर आप देखिए तो इसकी लोकेशन आप जानते हैं मरुस्थलों की, इसमें जितने भी हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन पैटागोनिया अकेले ये अर्जेंटीना का है, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसके अलावा सैंडी डेजर्ट और सिम्पसन, ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के हैं, एकमात्र पैटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना का है। तो ऑड इसमें से कौन सा होगा, पैटागोनिया होगा, यानी डी वाला। आगे चलते हैं, 89 में ये कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से मैच करिए। लिस्ट तो खत्म होने का नाम नहीं लेती और ये यूपीपीसीएस की फेवरेट होती है। तो यहाँ ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं और लोकेशन दी है। प्रेयरी है, वेल्ड, पंपास और डाउन्स, कहाँ पर किसको किस नाम से बोलते हैं या बुलाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। देखिए, प्रेयरी इसे कहा जाता है अमेरिका में, वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और पंपास कहते हैं अर्जेंटीना में, और डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए इसकी मैचिंग कौन सी होगी, सी वाला होना चाहिए। सी का मतलब यह है कि दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। ठीक, आगे चलते हैं, मिलान हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द चेंज नेम ऑफ द कंट्री। करंट नेम है और ओल्ड नेम है, मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है, उससे आपको मिलान करके देखना है। लेकिन इसमें बात यह है कि ये पहले से मिला हुआ है, ये आमने सामने मैच है। इसमें से जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। कुछ गलत हो सकता है और कुछ सही हो सकता है। तो लेसेथो ये वर्तमान नाम है, पुराना नाम इसका वासुतो लैंड था। मालागासी या मलगासी जो है इसको पुराने तौर पे मेडागास्कर कहा जाता था, वर्तमान नाम इसका क्या है, मालागासी है। इसके बाद जिम्बाब्वे जो है इसको पुराने समय में रोडेशिया या नॉर्थ रोडेशिया के नाम से जानते थे। इसके बाद जाम्बिया जो है वर्तमान में जाम्बिया कहा जाता है, उस समय ये साउथ रोडेशिया हुआ करता था। आप ये बताइए इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 90 को आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन ये वाला जो दोनों दिया हुआ है मतलब नॉर्दर्न रोडेशिया और साउदर्न वाला, ये असल में उल्टा दे दिया है। जिम्बाब्वे को पहले के समय में साउथ रोडेशिया या साउदर्न रोडेशिया कहा जाता था, जाम्बिया को कहा जाता था नॉर्दर्न रोडेशिया। यहाँ पे रिवर्स दिया, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए था। तो इसीलिए हम ए का चुनाव करते हैं, चूंकि हमें सही चाहिए था। 91 को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। कंट्रीज और कैपिटल दी हुई है, माली, नामीबिया, गैम्बिया या गाम्बिया और घाना। यहाँ पे विंडहॉक है, बांजुल है, अक्रा है और बमाको है। कौन सा किससे मैच करेगा देखिए। यहाँ पे देश का नाम और कैपिटल का नाम दिया है।
ए वाला हो जाएगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा उसी क्रम में मिला लेंगे। कहने का मतलब ये कि माली की राजधानी क्या हो जाएगी, बमाको हो जाएगी। स्थल अवरुद्ध देश है अफ्रीका का और काफी आर्थिक रूप से विपन्न भी है। इसके बाद नामीबिया को आप देखें तो इसका विंडहाक से मिला लेंगे, पहले वाले से। गैम्बिया को आप मिला लीजिए बॉन्जुल से, और घाना को अक्रा से मिला लीजिए। ये इसका क्रम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 को देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। तो लेक बैकाल इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया, मतलब जो बैकाल झील है उसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोरिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म, मतलब प्रातःकालीन शांति का स्थल, ये कोरिया को कहा जाता है। लिवरपूल इज कॉल्ड ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, मतलब लिवरपूल जो स्थान है उसको यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। 92 और 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। एबरडीन नाम का जो क्षेत्र है यूरोप का, उसको यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। लिवरपूल उसमें कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए जो तीसरा वाला है वो गलत है, पहला दूसरा सही है और हम ए का चयन करते हैं। तीसरा क्यों गलत है, यहाँ लिवरपूल नहीं होगा बल्कि एबरडीन होगा। इसके बाद 93 को देखते हैं। 93 में ये कहा जा रहा है कि सार्गेसो सागर ये किस महासागर में स्थित है और टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, ये आपको बताना है। ये मैपिंग वाले क्वेश्चन है, सुनने में तो ये थ्योरेटिकल लग रहे हैं, लेकिन बिना मैप की सहायता या बिना मैप से समझे इसको हल नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं, इन विच ओशियन इज द सार्गेसो सी लोकेटेड, और विच सी इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ तुर्की या तुर्की। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है 93 का वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये जो सार्गेसो सागर है यहाँ पे सार्गेसम नाम की वनस्पति इसको पूरा ढके हुए, और इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन है। और तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है, तो ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी को आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 के बाद 94 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडियन ओशियन ये दिया हुआ है और इसमें जो महासागरीय जल धाराएं होती हैं उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो एल्यूशियन धारा, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन और अगुलहास की जो करंट है वो, इसके बाद अटलांटिक ओशियन और फॉकलैंड की करंट। तो कौन सी इसमें से समुद्री जल धारा अपने समुद्र के साथ सही सही मिली हुई है, देखकर बताइए। और 94 का सिर्फ आप देखेंगे कि तीसरा वाला इसमें सही, बाकी जो पहला और दूसरा है वो गलत दिया है। अटलांटिक ओशियन और फॉकलैंड वाला बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर की एल्यूशियन है, यहाँ हिंद महासागर से इसको मिला रखा है। और अगुलहास आप जानते ही हैं कि ये हिंद महासागर की है। जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की ओर से चलने वाली जलधाराएं होती हैं वो प्रायः गर्म होती हैं, और पोल्स की ओर से आने वाली जो होती हैं वो कोल्ड करंट होती हैं यानी ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो कभी कभी इनकी प्रवृत्ति पहचानने के लिए आता है, जैसे कि अब यहाँ देखिए गर्तों के नाम दे दिया है, ट्रेंच के नाम। तो एक तरफ ओशियन ट्रेंच है और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन है। इसमें एल्यूशियन ट्रेंच है, प्लोटिरिको ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच है और सुंडा ट्रेंच है। इसमें पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और हिंद महासागर यानी जो इंडियन ओशियन है उसके तौर पे हम इसे देख रहे हैं। बताइए इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। एक तरफ ओशियन ट्रेंच है और दूसरी तरफ लोकेशन है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना है और वो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गर्त को खाई भी कहा जाता है, गड्ढा। तो इसमें समुद्र में स्थित गड्ढा यानी ज्यादा गहरा स्थान। जो एल्यूशियन गर्त है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। प्लूटोरिको को आप जानते ही हैं कि अटलांटिक का गर्त है, मतलब अटलांटिक महासागर में इसकी लोकेशन है। मेरियाना ट्रेंच ये पूछना ही नहीं है, प्रशांत महासागर, बिना सोचे समझे आंख मूंद कर लगा देना है। और सुंडा हिंद महासागर में है। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा। ये हमारा 95 था। 96 वाले में ये कहा जा रहा है कि नदियों के किनारे स्थित शहरों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सिटी और रिवर्स के नाम दे रखे हैं। खारतूम है, क्यूबेक है, लिस्बन है और सेंट लुइस है। नील, अराकाब, ओरिनिको और मिसिसिपी, मतलब खारतूम शहर जो है वो नील नदी के तट पे है, क्यूबेक जो है वो अराकाब के तट पे है, लिस्बन जो है वो ओरिनिको रिवर के तट पे है और सेंट लुइस जो है वो मिसिसिपी के तट पे है। ऐसे दिया हुआ है। इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। 96 पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखिए तो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि पहला और चौथा, लेकिन दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्यूबेक जो है वो सेंट लॉरेंस के तट पे, क्यूबेक की जो लोकेशन है वो सेंट लॉरेंस के तट पे है और लिस्बन जो है वो टेंगस रिवर जो है उसके तट पे स्थित है। तो यहाँ नदियों के नाम ही गलत दिए। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, और यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ माइका, यानी शीट वाला जो माइका होता है परतदार, इन द वर्ल्ड। अब आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो मिनरल प्रोडक्शन होता है, मिनरल और ओर का प्रोडक्शन होता है, उसके डाटा यहाँ पर दिए हुए हैं। ये 97 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि इसमें पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो बीच वाला ये दूसरा दे रखा है यही गलत है। यूएसए के बारे में, भारत विश्व में कोयले का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर यूएसए की पोजीशन सेकंड बता दी गई है और इसीलिए ये गलत हो गया। बाकी जो दोनों ऊपर नीचे दिया है वो सही। तो यहाँ हमने सी को चुना है। 98 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98 में ये कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, यानी झील को उसकी लोकेशन से। तो यहाँ पे लेक आयरे है, उसके अलावा वोस्टोक लेक है, टंगानिका लेक है और लडोगा लेक है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप करके दिया है। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा ये इसकी सही जो लोकेशन है उसके आधार पे मिलेगा। आयरे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, आप जानते ही हैं। उसके बाद वोस्टोक जो है वो अंटार्कटिका का हिस्सा है, टंगानिका अफ्रीका में है और लडोगा यूरोप में है। तो उसी आधार पर हमने मिलाया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसके बाद आगे चलते हैं। 99 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ओंटारो जो जल संधि है या स्ट्रेट है वो तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन से मिलाने का काम करती है। जल संधि का मतलब क्या होता है, दो वाटर बॉडीज को ये आपस में जोड़ती है। तो जो तस्मान सी है उसको ये साउथ पैसिफिक से जोड़ने का काम करती है। इसके बाद लुजोन स्ट्रेट जो है वो साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से जोड़ती है, और कुक स्ट्रेट जो है वो एड्रियाटिक सी को जो आयोनियन सी है उससे जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार के जो कुछ अनोखे नाम वाले समुद्र हैं इनको आप मैप में खोजेंगे। फिलहाल इसमें से देखकर बताइए। और 99 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो दूसरा वाला है वही सही है। सही विकल्प हमें चुनना था, तो केवल जो दूसरा वाला है लुजोन स्ट्रेट का वही सही है। ओंटेरो जल संधि की अगर बात की जाए ये वाला, तो एड्रियाटिक सागर को ये जो आयोनियन सागर है उससे जोड़ने का काम करता है, और कुक जल संधि जो है वो तस्मान सी को जो साउथ पैसिफिक है उससे जोड़ने का काम करती है। तो ये उल्टा दे दिया है। ये वाला जो डाटा था ये इसमें होना चाहिए था, और ये वाला जो डाटा है वो इसमें होना चाहिए था। बाकी जो बीच का है वो सही है, तो हमें सही चाहिए था, इसीलिए हमने बी को चुना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, और 100 में कहा जा रहा है कि स्थानीय पवन और उसकी अवस्थिति देख लीजिए और मिलाकर बताइए कौन सा किससे मिलेगा। खमसिन, गिबली, जोंडा और लेवेंटर। लीबिया, मिस्र, अर्जेंटीना और दक्षिणी स्पेन। कौन सी हवा कहां पर किस नाम से जानी जाती है बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ, यहां देख लीजिए, डी का मतलब दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, अर्थात खमसिन जो है वो मिस्र में कहा जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद गिबली जो है वो अगर देखा जाए तो लीबिया में कहा जाता है। नेक्स्ट जोंडा को आप जानते हैं कि अर्जेंटीना, आमने सामने ये पहले से मैच था। और लेवेंटर जो है वो दक्षिणी स्पेन। नीचे वाले को आपको कुछ करना ही नहीं था, बस दूसरे को ए के पास पहुंचा देना था, और जो पहला वाला है उसको बी को दे देना था, यही काम करना था। तो इसका डी सही है। और यहाँ पर ये 100 MCQs का जो पूरा ये क्रम था, सीक्वेंस था, वो समाप्त होता है। लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।